नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बड़ोखर गांव में प्रेम भैया की बगिया में हैं, है ना। प्रेम भैया, आपका स्वागत है इसमें। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये बाबा जी के साथ जो हमारा बीता समय है उसके संस्मरणों को याद करते हुए, ताकि हम लोग उनके व्यक्तित्व को के अलग अलग पहलुओं को अच्छे से पहचान सके, उस प्रयोजन से हम इसको कर रहे हैं। इसके अर्थ में हमने एक संस्मारिका भी निकाली थी लिखित रूप में, जो कि पीडीएफ के रूप में पब्लिश्ड है अभी तक, तो उसको भी आगे छापने का मन है। उसमें भी इसका इनपुट जाएगा जी, और वीडियो के रूप में भी इसको यूट्यूब पे डालेंगे। जी, बहुत बढ़िया। तो इसमें तो सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आपका परिचय तो है, आप बहुत लंबे समय से जुड़े, पर बहुत सारे नए साथियों को आपका परिचय नहीं होगा जी, इसलिए आपकी यात्रा जो है बचपन से कैसे शुरू हुई और कैसे चलते चलते आपकी जीवन विद्या में शुरुआत हुई, इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। बड़ोखर खुर्द गांव का नाम है। बांदा जिला उत्तर प्रदेश में आता है। बांदा शहर से 6 किलोमीटर दूर है। यहीं पर हम पैदा हुए, पले बढ़े। लेकिन ऐसी कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमियां रहीं कि हमारी पढ़ाई लिखाई नाना परिवार में हुआ, जो महोबा जिले में रेवाई गांव में पड़ता है। वहाँ पर एक विद्यालय था जो गुरुकुल पद्धति से चलता था, तो वहीं पर पूरा 8वीं तक हम पढ़े। तो उसी तरह दोनों परिवारों में, नाना परिवार में और पिताजी के परिवार में, बहुत कल्चरल डिफरेंस था। अच्छा। तो यहाँ आपस में होने वाली बातें, सोचने के तरीके, जीने के तरीके, व्यवहार के तरीके, और वहाँ जहाँ नाना परिवार में रहते थे, दोनों तरीकों में बहुत पूर्व पश्चिम का अंतर था। अच्छा। वहाँ नाना हमारे सन्यासी थे, नाना के पिताजी भी सन्यासी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। चंद्रशेखर आजाद वहाँ आया करते थे। अच्छा। और वहाँ से एक पेपर निकलता था। अच्छा। और एक बार तो नाना जी बहुत संभाल के रखे, बहुत दिनों तक एक कंबल छोड़ गए थे जल्दबाजी में। मटौंद रेलवे स्टेशन से बैठना पड़ता था आजाद जी को, तो उस समय बैलगाड़ी, तेज दौड़ने वाले बैलों से उनको कोई भेजने जाता था, और ये लोग बैलगाड़ी जब उल्टी दिशा से ट्रेन में बैठा करते थे जब ट्रेन चल देती थी, तो उस हड़बड़ी में उनका एक कंबल छूट गया। अच्छा। फिर वो उनका असैसिनेशन हो गया, तो उसके बाद वो कंबल रखा रह गया। तो बड़ा सहेज के नाना जी, एक साइक्लो स्टाइल वाली मशीन बहुत दिन तक पड़ी रही। तो इस तरह का वहाँ माहौल था। तो वहाँ पर जो बच्चों के सामान्य रूप से होने वाली चर्चाएं, वैद्य थे नाना जी, तो बहुत माने कह सकते हैं कि आज की तारीख में बहुत अच्छी वार्ता होती थी। अच्छा। बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं आते थे सन्यासी होने के कारण। तो और नानी भी मेरी, नानी हमारी बहुत भक्ता थी। और दोपहर में खाना खाने वाने के बाद 2 या 3 बजे के आसपास से कोई ना कोई एक पंडित जी आते थे, मचिया में बैठ के कोई ना कोई ग्रंथ का वाचन होता था। अच्छा। और पूरे आसपास के मोहल्ला की औरतें, बच्चे, औरतें और पुरुष, प्रौढ़ और वृद्ध भी शामिल थे, वो सुनते थे प्रतिदिन। अच्छा। तो इस तरह का माहौल था। तो ये संयोग रहा कि जो अध्यात्म की जो बहुत प्रचलित कहानियां हैं, वो हमें घुट्टी में मिल गई। अच्छा। ये हमारा वहाँ रहने का वातावरण रहा। और पितृ परिवार में लड़ाई झगड़ा, इस तरह का पूरा वातावरण था गांव में। तो दोनों में भी बड़ा आसमान, जमीन आसमान का अंतर था। फिर इसके बाद हम 9वीं के बाद बाहर चले गए, बस शहर में पढ़ने लगे। पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा झांसी से है, पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है। तो इस तरह से तो बीज संस्कार के रूप में कुछ ऐसे बैठे थे जो मुझे पितृ परिवार में, माने यहाँ एडजस्टमेंट नहीं बन पा रहा था। अच्छा। मेरा और पिताजी के चीज़ों को लेकर जो दृष्टिकोण थे बिल्कुल डिफरेंट थे, और कभी कभी असहमति के
और कहीं कहीं विरोधात्मक रूप में भी आ जाते थे। क्योंकि मैं अपने 4 भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो मेरे अंदर एक स्वाभाविक जिम्मेदारी टाइप की थी कि यदि मैं इन जो परंपरा से चलने वाली चीज़ों को मैं अगर परिवर्तन नहीं करूँगा तो बाकी भाइयों में भी इसका चला जाएगा। वो ऐसा माता जी भी कभी कभी हमारे बोध में डालती थी कि मुझे आज भी याद है कि एक बार खाना खाते समय माता जी ने कहा कि तुम बड़े भाई हो, इंजन की तरह हो, जहां जहां तुम जाओगे तुम्हारे छोटे भाई भी वैसे ही करेंगे। अच्छा। तो वो जिम्मेदारी का बोझ माने पता नहीं कब कैसे संस्कार में आ गया, ऐसे पड़ा था। और उसी वजह से बिना किसी माने कोई अंदर से पश्चाताप नहीं होता था जब पिताजी से किसी चीज में निर्णय लेने में असहमति होती थी तो हमें कोई प्रणाम तो ऐसे चलता रहा। फिर जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो फिर वही बात हो गई, संस्कार वही थे। तो इस बीच में पढ़ाई पूरी होने तक तो व्यस्त रहे, लेकिन उस बीच में भी जो वहां से मिला था उसकी कुछ कुछ साधनाएं हम करते रहते थे। अच्छा। उसको बहुत मैंने प्रिसाइजली मुझे नहीं पता कि कौन सी साधना करता था, लेकिन जैसे मुझे पूरे बहुत सारे उपनिषद रट गए मुझे। अच्छा अच्छा। और उनका अर्थ मैंने चिंतन मनन में चलता रहता था। मुझे आज भी याद है, ये सब बाबा जी से मिलने के पहले आज भी याद है, एक बार बैठे थे हम तो मेरे मन में आया कि कपड़ा क्यों कपड़ा कौन सा कपड़ा होना चाहिए। उसके पहले तो जो खरीद के दे दिया जाता था। जब पहली बार कपड़ा खरीदने गए तो बहुत सारा, मुझे आज भी याद है एक जगह मैंने लिखा देखा कि खादी वस्त्र नहीं एक विचार है। जब आप 1 मीटर कपड़ा खरीदते हैं या इतने गज कपड़ा खरीदते हैं तो इतने लोगों को इतने दिन का रोजगार देते हैं। तो जो मैं इलाहाबाद में रहता था वो आनंद भवन के सामने था संयोग बस। अच्छा। तो वहाँ आना जाना हो, गांधी जी की बहुत सारी, नेहरू जी के बहुत सारे साहित्य वहाँ रखा रहता था, बहुत सस्ता मिलता था और फ्री में भी मिलता था। वो पैसे ऐसे तो नहीं होते थे लेकिन बहुत सारा वो भी मिलने लगा। वो भी प्रभावित कर रहे थे अंदर से, छन छन के जीने में निश्चय के रूप में भी बैठते जा रहे थे। तो मुझे कपड़े वाला भी याद है। तो मेरे मन में आया कि कपड़ा 3 जोड़ी 4 जोड़ी बहुत पर्याप्त है और खद्दर पहनना ही है तो खद्दर क्यों ना पहने। तो अब समझिए 1983-84 से मैं लगातार खद्दर पहनता हूँ। अच्छा। आज तक मैं कुछ पहन ही नहीं पाया, मेरे दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं। तो इस तरह से जीवन ने जीते समय खाने पीने के निर्णय हो गए। तो ऐसे हो जाते थे। उसका परिणाम मैं ऐसे मानता हूं कि कंसंट्रेट हो रहा था मैं जीने को लेकर। जीवन क्या है, क्यों हम जी रहे हैं, ये एक प्रश्न तो अंदर से चलता रहता था। और जो नाना परिवार में रहते रहते जो एक बात दिल में बैठ गई थी कि आत्मबोध और आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है, ये बैठ चुका था। माने हम इन सांसारिक पदों को उस समय भी हमें छोटे दिखाई देते थे या कहीं कहीं तो उनका कोई जीने में रेलिवेंस भी नहीं दिखाई देता था, तो वो तो दिमाग में आने बंद हो गए थे। लेकिन ये गहरे से कहीं बैठा था कि जो आत्मबोध और आत्मज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है, कोई पता कुछ नहीं था लेकिन ये स्थिर होके बैठा हुआ था। तो हम उन साधु सन्यासियों या इस तरह के लोगों का बड़ा सम्मान करते थे, तुरंत जाते थे उनसे मिलने के लिए। तो इसी बीच में हमारे गांव में उस समय बहुत आते थे भैया, अब आने बंद हो गए हैं, उस समय थे भी। तो हमारे पिताजी एक परशुराम महाराज के शिष्य थे, वो भी वैरागी संत थे, ग्रह त्यागी संत थे। फिर इसके बाद एक मूलानंद स्वामी जी आया करते थे गांव में। 1983-84 की बात है ये। तो वो निर्वस्त्र रहते थे, दिगंबर रहते थे और 4 महीने हमारे गांव के बगल में रहते थे। अच्छा। तो मुझे कोई खींच के ले जाता था, माने ऐसा मेरा मन हो जाता था, मैं सारे काम धाम छोड़ के उनकी सेवा करना, वहां झाड़ू लगाना, सवेरे वो
शौच के लिए जाते थे 1.5-2 किलोमीटर पैदल। तो 4 बजे 3:30 बजे उनका कमंडल लेके, और वो उस उम्र में भी, उस समय उनकी 75 प्लस उम्र रही होगी। अच्छा। तो उनके पीछे कमंडल लेके लगभग दौड़ते जाना पड़ता था। फिर शौच क्रिया के बाद आते थे, और बातचीत कुछ नहीं होती थी मेरी। मुझे आज तक याद ही नहीं है कि मैंने स्वामी जी से कभी कोई प्रश्न पूछा, लेकिन स्वामी जी की मुझे कृपा थी, और यही उनके आने से ही उनका ऑरा ही मुझे लगता है खींच के ले जाता होगा कि इसको पवित्र बनाना है, या जो भी उनके जैसे रहता होगा। और मैं वही रात में लेट भी जाता था। मेरी शादी वादी तब हो चुकी थी। अच्छा। तो बच्चे नहीं थे। फिर क्या हुआ कि मैंने एक दिन, मेरे मन में तीव्र, साल दर साल आते थे, तो जब दूसरे साल आए वो, तो इस बीच में मेरे मन में ये भाव आया कि इनकी तब उस समय गुरु बनाने का एक, कि गुरु बनाना ही चाहिए ऐसे करके। तो मैं और मेरी पत्नी दोनों ने दीक्षा ली उनसे। अच्छा। मूलानंद स्वामी जी से। अच्छा। और उनका मेरे ख्याल से मेरे ऊपर कृपा रही। मैंने आज तक कोई प्रश्न नहीं पूछा, ना कोई प्रश्न था, ना कोई कुछ भी नहीं। जैसे सब जीते थे वैसे जीते रहते थे। उनकी कृपा ऐसी हुई कि मेरे अंदर कुछ कुछ, कभी मैं गायत्री की उपासना करने लगता, कभी विपस्सना में चला गया, कभी इस तरह से जाना माने मुझे ऐसे। दूसरी, उनके स्वामी जी के शरीर शांत होने के बाद एक हमारे यहाँ रमते राम महाराज आते थे, उनकी 130 बरस उम्र थी। अच्छा। वो अखंडानंद जी के सीधे शिष्यों में से थे। अच्छा। और अखंडानंद जी पीलाकोठी वाले, उनकी 154 साल में शरीर रहा उनका, माने सिद्ध तपस्वी टाइप के लोग थे वो। तो रमते राम स्वामी आया करते थे हमारी। और देखिए, वो जब भी आए तो पूरे गांव में, आसपास के क्षेत्र में, हमारे 10-20 गांव हैं, मेरे पास मैसेज आए, मैं आ रहा हूं। ऐसे आज मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है ये मेरे लिए आते थे क्या? तो मैं तो भर जाता हूं कृतज्ञता से। और अभी ये वाली अखंडानंद जी का एक भाष्य है, उपनिषदों के ऊपर भाष्य है, उनके बहुत सारे भाष्य हैं, और बहुत तार्किक विधि से लिखते हैं। अच्छा। वेदांत के। तो देखो इसका अर्थ बताओ, देखो इसका अर्थ बताओ, इसको पढ़ के आना, ऐसे करते थे। अच्छा। मुझे आज भी याद है। तो रमते राम स्वामी जी के आने से भी मेरे अंदर, उनके आने से लगातार मेरे अंदर एक ऐसा खिंचाव होता था कि मैं उनके आसपास बना रहूं। बड़े कड़क साधु थे, और वो किसी को गीता रामायण पढ़ने के लिए नहीं कहते थे। कहते थे कर्म करो, महाभारत पढ़ो, इससे अच्छा तो कर्म करो, कर्म ही तुम्हारी पूजा है। किसान को कौन सी पूजा करनी है? किसान तो अपने आप जो काम करता है वो सब सीधा का सीधा सब कुछ वही काम कर रहा है जो एक हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी काम करते हैं। तुम्हें कुछ किसी की पूजा वूजा नहीं करनी, तुम अपना काम करो बस। और पहली बार समझिए, तब न मैंने कहीं सुना था न कहीं देखा था, तो बाग लगाना मैंने शुरू किया था। तो मुझसे पूछा कि बाग कौन सा लगा रहे हो, बीज से लगा रहे हो या नार्थिंग वाला? तो मैं नार्थिंग वाला बाग लगा रहा था। तो कहा मैं तेरे बाग में नहीं जाऊंगा, तब तक नहीं जाऊंगा तब तक जब तक तुम बीज से बाग नहीं लगाओगे। तो पहली बार उन्होंने मेरे सामने यह प्रश्न रखा कि जो बीजों में जो ये हस्तक्षेप हो रहा है, गायों के वंशों में हस्तक्षेप हो रहा है, उसको इस विधि से वो रोकते थे। अच्छा। और सबको बाग लगाने की बड़ी प्रेरणा करते थे, मेरा सम्मान करते थे कि ये देखो इस बच्चे ने बाग लगाया, लेकिन इसने नार्थिंग वाला बाग लगाया, कलम वाला बाग लगाया, तुम सीधे बीज वाला बाग लगाओ। पहली बार वो प्रश्न आया। तो इस तरह से वो उनके संपर्क में रहा, उनकी बड़ी कृपा रही, बड़ी करुणा रही हमारे ऊपर, और जो मेरा उनके प्रति आकर्षण बना रहा। एक बार का मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे मन में आया कि कोई चीज पढ़ ली होगी किसी उपनिषद में। उपनिषद मैंने बताई आपको, मुझे उसी काल से रट गए थे। प्रतिदिन गांधी जी का मैंने पढ़ा था कि गांधी जी गीता को करने के लिए, जिसमें कुल्ला बहुत देर करते थे, तो दाताउन करते थे, दाताउन के सामने एक श्लोक लिख लेते थे, उसको रटते रहते थे। मैंने वही स्टाइल अपनाई और मुझे उपनिषद रट गए। उनके भाव अर्थवर्थ तो जब बाबा जी के संपर्क के बाद उनके अर्थ निकले, उसके पहले तो उन अर्थों में अपने को फिट करने की कोशिश करते रहते थे कि मुझे समझ नहीं है अभी। तो
मैं कुछ कुछ कर रहा हूँगा। अचानक मैसेज आया कि स्वामी जी बुला रहे हैं, स्वामी जी आ गए। अब देखिए क्या, वो गांव में थे नहीं, मैं यहाँ पर कुछ कुछ कर रहा था, साधना टाइप की अपना कुछ कर रहा हूँ, भगवान जाने, मुझे आज भी याद नहीं क्या कर रहा था। हाँ। लेकिन जिद्द मचाई होगी मैंने। तो आज समझ में आता है कि क्या व्यवस्था रही होगी। उन्होंने बुलाया और 10 बजे कभी से 9 बजे सुबह किसी से नहीं मिलते थे, वो हरदम 2 बजे मिलते थे, 2 बजे के बाद। उन्होंने कहा कि देखो मिट्टी का तेल रखा है उस जगह। मैं गया उनकी कुटिया में, और वो अपनी कुटिया बनाने के लिए चारा भी नहीं निकालते थे। अच्छा। वो हमारे 15 से 16 साल तक लगातार आते रहे, उनका जूता तक नहीं बदला कभी। अच्छा। एक बाल्टी पानी में ही उनका पूरा स्नान होता था। वो इतना मिनिमलिस्ट संत थे, रियल संतों में से इन दोनों की बात मैंने बताई। जी। तो उन्होंने कहा देखो वहां मिट्टी का तेल रखा है, लाओ मेरी छाती में लगाओ। तो मैं छाती में मलने लगा मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल वो जिससे डिब्बी जलाई। हाँ। और मुझसे कहते हैं सशरीर अमर होना चाहते हो क्या? तो जो मैं जिस जिद्द के साथ कोई साधना कर रहा था, उसका उत्तर वो दे रहे थे, शरीर सहित अमर होना चाहते हो क्या? मैं अभिभूत हो गया। इस तरह से ये यात्रा चलती रही। इन्हीं 2 संतों की कृपा से मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे अंदर और तीव्र गाछा बढ़ती गई और इस लेवल में चली गई कि मैं ग्रामोदय पहुंच गया, चित्रकूट पहुंच गया। चित्रकूट में मैं सामान्य ढंग से प्रतिदिन परिक्रमा करना और पढ़ने का तो एक बहाना था, लेकिन बहुत अच्छा जीवन जी रहा था मैं। माने सफल साधना की सफलता की जो पराकाष्ठा थी वो थी, वो पहुंच रही थी वो। और उसके बीच बीच में मुझे झलकियां आ रही थी। मैं नित्य आनंद में रहने लगा था, मैंने उस तरह के आनंद में, और बहुत हल्कापन महसूस करता था। उसी बीच में बाबा जी का वहाँ आगमन होता है। और वो कहानी पता ही है कि ग्रामोदय का नाम सुनकर, ग्रामोदय का नाम सुनकर अवधेश भैया, सत्या जी, अजय जैन और एक का नाम भूल जाता है मुझे, एक और थे। अच्छा। 4-5 लोग ही गए थे चित्रकूट। अच्छा। बाबा जी को ये प्रस्ताव, नानाजी देशमुख को ये प्रस्ताव देने के लिए कि तुम ग्रामोदय विश्वविद्यालय खोले हो, हमारे पास ग्रामोदय का पूरा एक क्या कहते हैं उसको, वो है सिलेबस है पूरा। हाँ। तो इसको तुम पढ़ाओगे, इससे कल्याण होगा, इससे सही में ग्रामोदय भी होगा और ग्राम स्वराज्य के लिए रूपरेखा बनेगी। लेकिन उन्होंने शर्त रख दी थी कि यदि नानाजी देशमुख, और उस समय कपूर साहब थे वहां पर। अच्छा। कपूर साहब और वाइस चांसलर हुआ करते थे, तुम दोनों लोग सुनोगे तभी मैं आगे बच्चों को बताऊंगा। तो वहां जो सभा आयोजित की गई, तो उसमें जो जिम्मेदार अध्यापक थे, विभागाध्यक्ष थे, डीन थे, और नानाजी देशमुख थे, और आदरणीय कपूर साहब थे। तो ये सब लोगों की एक सभा हुई। और जो स्टूडेंट से, मैं वहाँ एमबीए करने गया था, एमबीए के पहले बैच में था, तो जो बच्चों के लिए मना कर दिया गया था। इस बात की मुझको सूचना मिल गई कि कोई एक नई विचारधारा बताने के लिए कोई एक व्यक्ति आए हैं, और इसलिए, लेकिन बच्चों को सुनने की अनुमति नहीं है। तो मैं विद्यार्थियों को हाँ, सुनने की अनुमति नहीं है। तो वहाँ भी हमारा बगावती नेचर ही था, तो हमें कौन रोकता। हम और हमारे एक मित्र स्वतंत्र तिवारी, हमने कहा जाओ कर लेना जो करना हो, हम अपना आके। तो जहां उनकी सभा चल रही थी, उस सभा में इतना आदर सम्मान बचाते हुए कि वो हमें न देख पाए, हम उनको न देख पाए, किनारे में बैठ गए, जहां से सुनाई सब कुछ देता था। अच्छा। माइक में बोल रहे थे, हाँ। बाकायदा माइक वाइक लगा था, गुदर धर्मशाले में। उसी के बीच में सत्या जी पेशाब करने के लिए निकले, बीच में एक आंगन था, आंगन पार करके जाना पड़ता था, लौट के आए तो सीधे हम दिखे। तो वहां जाने के बजाय वो हमारे पास आ गए। अच्छा। और हमारे कंधे में हाथ डाल के, हाँ। क्या प्यार से अपना बना लिया जीवन भर के लिए। बुद्ध को कहाँ रहते हो, क्या नाम है, आदि 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 सब पूरा समझ लिया। और शाम को अचानक मैं फिर किसी आध्यात्मवादी
धारा की एक उच्च अवस्था में कमरे में बैठा था। मुझे आज भी याद है, मुझे ये नहीं था ध्यान, यह भी नहीं था कि मेरे शरीर है और संसार मुझे रुई की तरह दिखता था, पोहे की तरह। उसी समय कोई आया कि बाबा जी ने बुलाया है। मुझे आज भी याद नहीं पड़ रहा है कि कौन थे वो लोग। उन्होंने लेके और हमें जाके बाबा जी के सामने पेश कर दिया। अच्छा, बीच के रास्ते मतलब माने मुझे ऐसे पकड़ा उन्होंने। अच्छा, कि चलो चलते हैं। हाँ, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा होऊंगा या कुछ अच्छा, ऐसा रहा होगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो साधना के प्रभाव की वजह से, उस प्रभाव की वजह से मुझे आज भी याद नहीं पड़ता है हाँ, कि रास्ते में कैसे गए थे, हाँ, गाड़ी में गए थे कि पैदल, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है। और सीधे धम्म से बाबा जी के सामने, बाबा जी, और जो मुझे तो नशा जैसा था वो, तो बाबा कुछ कुछ बोलते रहे और मुझे मंत्र मुग्ध में सुनता रहा। मुझे ना उधर धर्मशाले में एक लाइन समझ में आई कि क्या कह रहे हैं, हाँ, ना वहां समझ में आया क्या कह रहे हैं, कुछ भी एक लाइन का मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं मंत्र मुग्ध था। तो बाबा ने कहा कुछ समझे? तो मैंने कहा बाबा मुझे तो नशा जैसा चढ़ा है, कुछ सुनाइए नहीं दे रहा है। तो बाबा जोर से हंसे, अभी तो 1 बोतल का नशा है, 99 बोतल का तो बकाया है रे। सब लोग हंसे। फिर मुझे बाबा जी ने गिफ्ट दी। ये 24 फरवरी 1992 की बात है। अच्छा, एक गिफ्ट दी अपने, उसमें लिखा बाबा जी ने अपना नाम, सप्रेम चिरंजीवी प्रेम को सप्रेम भेंट। तो मानव व्यवहार दर्शन की एक बड़ा चार्ट हुआ करता था उस समय। अच्छा, अब नहीं दिखाई देता वो। अच्छा, जिसमें पूरी जीवन विद्या का सार एक चार्ट में था। वो इतना बड़ा चार्ट था। मान लीजिए कौन सा होता है, A4 का डबल, A3 होता है, एक A4 का 4 गुना बड़ा, वो A1 होता है। A1 साइज के पेपर में छपा था वो। अच्छा, उसमें बकायदा चित्र के सहित ये सब पूरा का पूरा। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो मैंने भी नहीं देखा ये। हाँ, वो था उस समय। तो बहुत दिन तक मैं उसको सुरक्षित रखे रहा। अच्छा, फिर हो गया। फिर बाबा जी को दूसरे दिन रजौला गांव में कई किसानों के पास मिला, माने विश्वविद्यालय की तरफ से मुझे को जिम्मेदारी मिल गई। कपूर साहब बहुत सम्मान करते थे हमारा, बहुत चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम ही घुमाओ। तो फिर मैं ही घुमाता रहा बाबा जी। बस वही हमारी पहली मुलाकात थी और मंत्र मुग्ध करने वाली थी। और ऐसा मंत्र मुग्ध करने वाली थी कि मुझे एक भी लाइन याद नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा अंदर जो बना वो मेरी डायरी में अभी भी लिखा होगा। मैं उस समय डायरियां लिखा करता था। अच्छा। कि मेरे मन के कहीं कोने में बैठ गए, यही तो मैं ढूंढ रहा था। बस मेरी यात्रा अंत हुई, ढूंढने की यात्रा का, खोज की यात्रा का अंत हो गया था। अच्छा। अब इसको आप मैच करवा लीजिए, जो यात्राएं प्रारंभ हुई उसका फल मिल गया। बाबा के रूप में, और किसी रूप में नहीं, बाबा के रूप में बाबा उपलब्ध हो गया। ये बात कि तुम बेटा इतने पात्र नहीं हो कि तुम सीधे समझ सको, गंगा तुम्हारे। तो मैं इस रूप में उसको लिया मैंने। और आज भी वह पल में क्या क्या हुआ था, तो मेरी पूरी की पूरी उसके बाद से मुझे कोई किताब, कोई सिद्धांत, ना तो कोई सिद्धांत हमारे सामने आया तो ऐसे खुल जाता था पूरा। माने कोई बहुत अंदर से जरूरत ही खत्म हो गई कि हमें कुछ पढ़ना है, खोज ही खत्म हो गई। फरवरी। फिर इसके बाद चलने लगे उसी तरह से। फिर वही साधना, वही इसी तरह का क्रम। तो बाबा जी के साथ जैसे मिलना हुआ आपका, बोले मंत्र मुग्ध हो गए, तो आपका जो उनके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग, आपका बहुत मजबूत रिश्ता बना। हाँ, है ना, बहुत रिश्ता अंदर से हो गया कि यही मेरी तलाश थी, ये मिल गए। बस। और बाबा जी की भी आपके प्रति स्ट्रॉन्ग स्वीकृति हुई, बहुत स्वीकृति, क्योंकि जो मेरे को पता है इधर कितनी बार स्वीकृति थी। उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या रहा लोग। फिर इसके बाद 1994 में क्या हुआ कि मैं बिजनौर गया। तब तक मैं इस बात से भी मन में आ रहा था कि मैं जो कुछ भी चाह रहा हूं वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इन 2 सालों में ये इस स्थिति में भी पहुंचे। मेरे मन में कहीं बना रहता था कि अभी बाबा जी हैं, अभी एक विधा है, तो इसमें मैं
अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ रणसिंह आर्या जी के। कम से कम 50 चिट्ठियां लिखी और मैं एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं देता। कभी मैंने चिट्ठी जवाब ही नहीं दी किसी के। बिना जवाब ना देते हुए भी उनकी लगातार अंतर्देशीय पत्र नीला नीला उनका आता रहा। अच्छा। या किसी तरह से कैसे आता रहा, बाबा जी ने कहा हो या आर्या जी के मन में ही आया हो, जो कुछ भी हुआ हो, उनका अभ्यास है उनका चिट्ठियां लिखते रहे लगातार। और मेरे मन के कोने में वो वहां जाना है, वहां तो जाना है। और तब इतने साधन वाधन नहीं होते थे जाने के लिए, लंबी प्लानिंग करनी पड़ती थी। तो 94 में पहुंच गए। बागड़िया जी ने, इसके बीच में बागड़िया जी से बाबा जी की कहीं भेंट हुई होगी, तो बागड़िया जी ने भी कहा कि वहां चलना है बिजनौर। बागड़िया जी से आपकी पहले से मुलाकात थी? बाबा जी पहले आए थे। बागड़िया जी ग्रामोदय में बाबा जी के आने के 1 साल बाद आए। अच्छा। मैं पहले बागड़िया जी के पहले ग्रामोदय पहुंच गया था। अच्छा। तो बागड़िया जी ने कहा यार वहां चलना है, तो चलते हैं सर। बागड़िया जी का सम्मान करते ही थे हम लोग। हम वहां पहुंच गए और मुझे पहले शिविर के बाद मुझे आज भी याद है कि बागड़िया ट्रेन में बैठे थे। बागड़िया जी ने पूछा कि कैसे लगा तुम्हें? तो मैंने कहा कि हमें तो ऐसे लगा कि जैसे विपस्सना में जो खोजते हैं उसी का भाष्य कर दिया। जब जो समझे, ठीक है, जो समझती। मैंने कहा कि मुझे तो ऐसा लगा कि दोनों धाराओं में कोई अंतर नहीं है। इसको आंख बंद करके जो खोज रहे हैं वो मुंह खोल के बता दे रहे हैं, तुम ये खोज रहे हो बेटा, यही है। बस इतनी बात हुई। तो बागड़िया जी चुप हो गए। तो इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा शिविर करने के लिए 1994 में गए। ये 93 की बात है बीच वाली। 94 में गए। 94 में हमारा मित्रवाज बहुत, तो मेरे साथ तो हरदम 10-15 मित्र रहते थे। तो सारे मित्रों को ले गए। भगवान सिंह, स्वतंत्र तिवारी, चंद्रशेखर, गुजर गया चंद्रशेखर, मोटा मोटी यही याद है, और भी थे। तो हमारे लिए स्पेशल शिविर बाबा जी ने लगवा दिया। सर पहली बार लगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या इस जगह। बस वो क्षण था। ये भी मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतना कैसे निर्णय आया होगा, बाबा जी की कृपा रही होगी। और मेरे मन में संकल्प उदय हुआ कि अब मैं तब तक बाबा जी के साथ में रहूंगा जब तक इसको पूरा समझ नहीं लेंगे। हम लटक लिए बाबा जी के, वो तो मना करते नहीं थे। हमने कहा बाबा जी मैं आपके साथ चलूं? चलो। फिर घूमते रहे 4-5 महीने। उसी यात्रा में कौन धाम है वो, वहीं बिजनौर के पास में एक धामपुर मिल, शुगर मिल का कोई मैनेजर था वहाँ। फिर वहाँ से गए ये जिसको मैक्से से मिला है वो संदीप पांडे के यहाँ बलिया गए। वहाँ भी एक शिविर हुआ। फिर उसके बाद अमेठी गए। अच्छा। हाँ, अमेठी से घूमते घूमते फिर बाबा माने अमरकंटक गए। और अमरकंटक में हमने तो संकल्प कर ही लिया था। इस बीच में वो सब मित्र कोई कहीं तक गया, कोई कहीं तक गया और रुक गए। मैं वहीं पहुंच गया। मैं वहां पहुंच गया तो अब समझिए एक चारपाई थी, वो वाला कमरा जो बाद में साधना कक्ष के बाबा जी के जो पूजा वाला कक्ष था उसके सामने वाला, उसी में ये वाला बाद में बना है बैठक। अच्छा। पहले उसमें लेटा करते थे। अच्छा। तो उसमें एक चारपाई थी। मैं और बाबा एक चारपाई में लेटते थे। साधन भैया नीचे अपना चटाई दसा के लेटते थे। अच्छा। वहां से बाबा जी कुतकुताते। हम नाली के कीड़े थे, बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, ABCD भी नहीं जानते थे। लेकिन इतना प्यार, स्नेह, करुणा, कृपा उन्हीं की है। अपने पलंग पे सुलाते अब साथ में, और सवेरे 4 बजे से कुतकुताने लगते थे। फिर कुछ बताते थे, आज भी मुझे याद नहीं है कि क्या बताते थे। जैसे मैं रिवाइंड करूं कि क्या बताते थे, मुझे कुछ पता नहीं क्या बताते, यादें नहीं है। हम तो मंत्र मुग्ध रहते थे उनके साथ में रहते हुए। अब वो भी खुश रहते थे, पता नहीं क्यों हमें अपने साथ। वो तो महान वो थे। तो हम रुके रहे। एक दिन क्या हुआ कि आम का पेड़ है वो, जहां से वो शंकराचार्य जी के जाने के लिए वो बड़ी पुलिया बनी है। और उस पुलिया में मैं तमाकू खाया करता था।
तो बाबा चुपचाप वो वाली तम्बाकू, और जब भी तम्बाकू खाने का मन हो तो निकल जाऊं टहलते हुए 400-500 मीटर, और तम्बाकू खा के थूक थाक के मुंह पहुंच के फिर आगे बैठ जाते थे। तो मैं तम्बाकू खाने के लिए गया उस तरह। तो बैठ गया, बैठे 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 वही वाली स्थिति जो चित्रकूट में हुई थी वो स्थिति में हम पहुंच गए। और मैं क्या बताऊं, वो बता ही नहीं पाते हैं हम, मतलब क्या स्थिति थी। उसको आत्मबोध कहते हो, मतलब शरीर न होने का पूरा का पूरा स्थिति बन जाती थी मेरी। और उसको ना तो आनंद कह सकते हैं ना सुख कह सकते हैं, वो अलग स्थिति थी, अलग स्थिति है वो। उसको बता नहीं पाए हम आज तक, बाबा को भी नहीं बता पाए। हम आए, बाबा बोले तुम्हारी जिद पूरी हुई, अब जाओ घर हो आए। क्या आशय था इसमें, मैं नहीं समझा। मैंने जिद किया जब तक समझ नहीं जाएगा तब तक बाबा के साथ रहूंगा। और वहां हो गया। तो बाबा जैसे ही मैं आया वो ऐसा हो गया, तो मैं 1-2 घंटे तक तो मुझे पता ही नहीं रहा क्या हो रहा है। 1-2 घंटे के बाद जब कुछ चेतना वापस हुई तो फिर मैं घर की तरफ आया। अच्छा। जैसे ही दरवाजे में गए बैठे, बाबा बोले तेरी जिद पूरी हुई, अब जाओ घर हो आयो। अच्छा। हम उस संकल्प में गए थे ना कि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बाबा के साथ रहेंगे। अच्छा, तो उनको आपके अंदर जो घटित हो रहा है उसका पता चल रहा है। मुझे लगता है कि वही घटित करवा ही रहे थे क्या? ये भी हो सकता है, या मेरी चेतना का जैसा भी हुआ रहा हो। तो दूसरे दिन सवेरे सवेरे मैं उस समय, हाँ एक चीज बताना भूल गया कि मैं उस स्थिति में भी पहुंच गया था कि कपड़े लत्ते पहनना छोड़ के एक लुंगी बंडी पहनने लगा था। 2 साल से लगा था। अच्छा। 3 साल से। हाँ। तो सवेरे सवेरे माता जी ने, बाबा जी ने ही इशारा किया हो या भगवान जाने माता जी का निर्णय रहा हो, मैं घूम घाम के सुबह आया तो एक कुर्सी में माता जी बैठी थी, एक बगल की कुर्सी में एक थान कपड़ा रखा था, और माता जी ने आदेश दिया, एक दर्जी बैठा था, ले उसकी नाप हुआ, कुर्ता पाजामा बना, तब से ये कुर्ता पाजामा पहना। अच्छा। तो ये हो गया 94 में। 24 मार्च 95 की बात है ये। मैं यहीं खेत में था, अचानक बाबा जी प्रकट। अच्छा। अचानक बाबा जी, और मुझे याद नहीं है और कौन कौन था। अवधेश भैया होंगे शायद, पहली बार अवधेश भैया नहीं आए। अच्छा। साधन जी थे क्या? साधन जी थे, और हाँ साधन भैया थे, और बाबा जी थे, एक कोई और था। सवेरे सवेरे सामने देखा तो बाबा जी। हम तो चमत्कृत हो गए, बिना बताए। उस समय सूचना का इतना वो भी नहीं था, कैसे सूचना देते। जल्दी जल्दी लगे कहाँ बैठा ले कहाँ उठाए, पता ही नहीं चला कि वो अपने घर में नहीं है। ऐसा लगने लगा उन्हीं का घर है। और फिर बातचीत हुई, सबसे मिले, माता जी से मिलाया। पिताजी तो थे नहीं, पिताजी सन्यासी होके चले गए थे हमारे। इस बीच में एक और घटना हुई थी कि 91 में पिताजी हमारे सन्यासी होके चले गए थे। अच्छा। तो सबसे परिचय वर्चय हुआ, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। तो काफी मुझे लगता है 3 या 4 दिन रहे। उस बीच में यहाँ क्या होता है, क्या जोता जाता है, क्या बोया जाता है, इसी में रहे। और मुझे आज भी याद है कि मैं बाबा जी को उनके जहाँ एक कच्चा मकान बना हुआ था उस मकान में ले जा रहा था। तो एक मेड़ थी, रोड नहीं बना था, तो मेड़ जा रहे थे। तो आगे आगे मैं था, पीछे पीछे बाबा जी थे, और फिर उसके पीछे और कोई था, याद नहीं है। तो एकदम बाबा जी अभिभूत होकर खड़े हो गए, क्या कर दिया रे तूने। उस समय ये बाग लग चुका था। अच्छा। लेकिन बाग ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 बरस का रहा होगा। तो एक आदमी से थोड़ी ज्यादा हाइट के थोड़ा हो गए थे, तो बाग दिखाई अच्छा देने लगा था। वो 7-8 फीट के होंगे। और बाबा जी उसी खेत के बीच में खड़े खड़े
कम से कम 15 से 20 मिनट तक इतना अभिभूत थे, वो पूरी अपनी हिस्ट्री बाग लगाने की बता डाली। अच्छा। कि मैंने भी बाग लगाए, 1000 नारियल के बाग लगाए। हाँ। उस समय घड़े घड़े से पानी सींचा जाता था। हाँ। इतने से खट्टा खोदा जाता था। हाँ। और 1000 नारियल के पेड़ लगाए का बाग लगाया। हाँ। और क्या क्या किया उस समय का पूरा 10-15 मिनट तक बताते रहे। अच्छा। फिर इसके बाद गए, उनका बैठे, फिर माता जी से मुलाकात हुई, फिर खाना वाना सब हुआ। हाँ। पहली मुलाकात में बस परिचय वाला ये रहा। हाँ। और दोबारा के लिए फला तारीख को आऊंगा। अच्छा। तैयारी करके रखे। अच्छा। फिर उनका आना जाना। जब दूसरी बार यहाँ आए वो, तो पहले से हमने प्रचार प्रसार कर रखा था। तो 500-600 से अधिक लोग आ गए उनसे मिलने के लिए। अच्छा। तो यहाँ टेंट लगाना पड़ा। और इस बीच में क्या हुआ था, हमारे एक बहनोई साहब थे, काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में सीनियर एडवोकेट थे। तो उनका डायबिटीज ठीक हो गया था। अच्छा। बाबा जी के यहाँ। तो वो एकदम मरणासन थे, तो उनको लेके गए, उनका डायबिटीज सब ठीक हो गया था। तो वो भी एक ख्याति हो गई थी। तो 70-80 लोग छतरपुर से आ गए और 500-600 लोग यहाँ के इकट्ठे हो गए। और सब लोगों ने सोचा कि ये तो वैद्य आ रहे हैं। तो हमने ऐसा कोई वो नहीं, तो यहाँ पर सवेरे से एकदम लाइन लग गई नारी देखने वालों की। बाबा को न तो नाश्ते की फुर्सत मिल रही थी। 2-3 दिन तक ये क्रम चला। अच्छा। तो बाबा का बहुत मन था कि जब ये देखा हाल, तो उनके मन में आया होगा कि यहाँ पर भी एक सेंटर डाल के और दवा का पूरा कर दिया जाए। लेकिन मेरी पात्रता पूरी नहीं हुई थी उस समय तक। हम बहुत उत्साह नहीं दिखाए। फिर बाबा जी का आना जाना आई ना। 24 मार्च 1995 के बाद से बाबा हर साल 2-3-4 बार आते रहे। अच्छा। हर बार। और 1 जनवरी कितनी देर रुकते थे उसमें? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अच्छा। शिविर लगते थे। एक बार में 2-2 शिविर, 3-3 शिविर। 150-150 आदमियों के शिविर लगते थे। और पूरा शहर, पूरा गांव के पहले गांव में तय हुआ हम लोगों का। हाँ, दूसरी वाली की जब वो पूरा माहौल हो गया उसका दवा करने का, तो वो जीवन विद्या 2 दर्जे में पहुंच गई। अच्छा। तो मैं सहमत नहीं हो पाया बाबा से कि ये दवा खाना खोला जाए इससे। तो मैंने कहा ये सब बीमार लोग आ जाएंगे और भीड़ लगाए रहेंगे। और हमारी कोई श्रद्धा नहीं बन रही थी इसमें कि बीमारों के लिए कोई, मन में नहीं ऐसे आ रहा था। तो ऐसे नहीं बन पाया। और बाबा जी का देखिए कि उन्होंने कोई इसमें दबाव नहीं डाला। फिर आए तो शिविर सीधे होने लगे। तो बाबा जी का ये तय हुआ कि सबसे पहले इस गांव के पूरे बुजुर्गों का शिविर किया जाए। फिर इसके बाद उससे बुजुर्गों के और हम लोगों की पीढ़ी के बीच के प्रौढ़ लोगों का किया जाए। फिर तीसरे नंबर में हमारे उम्र के लोगों का किया जाए। फिर औरतों का किया जाए। फिर बच्चों का किया जाए। अच्छा। ऐसे एक क्रम हुआ। फिर इसके बाद परिवार शिविर किए जाएंगे। अच्छा। उसी क्रम से हम लोग चलते रहे। तो शिविर बाबा जी लेते थे? बाबा जी लेते थे। अच्छा। अच्छा। बाबा जी लेते थे। बाद में बागड़िया जी भी आए। 6 महीने बागड़िया जी लेते रहे। अच्छा। हाँ, बागड़िया जी का बड़ा रोल रहा यहाँ। उसके बाद जुड़ने के बाद वो भी घर दरवाजे जाके शिविर लेते थे। हाँ। अच्छा। बहुत परिश्रम किया बागड़िया जी ने। अच्छा। पूरा 100% दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है ये 97, 98, 96, 97, 98 की बात है। हाँ। बहुत सघनता बढ़ा दी गई थी। कोई गांव का परिवार नहीं रह गया जिसके घर में हम लोगों ने शिविर न लिया। अच्छा। हाँ, वो जमाने में तो काफी यहाँ पे बंदूकें वगैरह वो सब। वो तो बताना ही भूल गया। हाँ। जब पहली बार बाबा आए, हाँ, तो शाम को जब लोग मिलने आए तो बिना बंदूक के नहीं आ रहे थे। अच्छा। सब बंदूक लेके चलते, ये प्रथा थी यहाँ पर। हाँ। और बाबा जी के रहते रहते 2001 तक ये प्रथा बिल्कुल समाप्त हो गई। अच्छा। एक भी आदमी बंदूक नहीं लेता, अब भी नहीं लेता कोई। घरों में बंदूकें हैं पर लेके चलते, कोई लेके चलते नहीं। अभी सबके घर में बंदूक हो गई, लेकिन बंदूक का चलना बंद हो गया, पूरा प्रचलन बंद हो गया।
लड़ाई झगड़ा बहुत था उस समय तक। हम्म तो बाबा ने पूछा ये लड़ाई झगड़ा कैसे खत्म होगा रे, हमसे पूछा। हमने कहा बाबा हम ना लड़ेंगे तो सब कोई ना लड़ेगा, लड़ने वाले तो हम ही लोग हैं। तो वो भी पूरा हुआ। धीरे धीरे हमारी तरफ से बंद हो गया, उस तरफ से एक आध बार कोशिश की गई तो कुछ रिजल्ट उल्टे पड़ गए, बंद हो गया। और कई लोग बीमार थे अप्रत्याशित रूप से, वो माने यहाँ का पूरा वातावरण पूरे गांव का बदल गया। अच्छा, बढ़िया। तो बाबा का तो खूब यहाँ पे समय लगा है। मुझे लगता है 50 से तो अधिक बार आए होंगे। अच्छा, क्या बात। तो बाबा फिर इधर आते थे तो कुछ योजनाएं भी बनी होंगी? बहुत योजनाएं बनी। 1997 बाबा का पूरा मन हो गया कि इसको एक माने एक ऐसे स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाए जो दूसरों के लिए प्रेरणा, सब जगह के लिए प्रेरणा बन जाए। हम डेडिकेटेड भी थे और हम यहीं रहते थे। मैं यहाँ रहने लगा था। अच्छा। घर में नहीं रहता था, यहीं बाग में रहता था। और बाबा मच्छरों से अपने को तोड़वाया है। अच्छा। मुझे आज भी आ जाता है, बड़ा पश्चाताप होता है उसके लिए। एक बार रात में सो रहे थे, उनको मच्छर लगे होंगे, तो बाहर आए एकदम छटपटा के। बड़ा कोफ्त हुआ मुझे। भाई हम फूस की मड़ैया में रहते थे, बाबा हमारे साथ में रहते थे। हम नीचे सो जाते, हमारे पास कुछ छोड़ नहीं था ना। बाबा ताकत में सो जाते थे, हम जमीन के नीचे सोते थे। मुझे आज भी वो याद है और पश्चाताप के रूप में हरदम करता हूँ कि हम कितने नालायक थे कि उनको मच्छर लग गया। बाबा जी ने 97 में सबको बुलाया। रणसिंगारिया जी आए और बागड़िया जी तो थे ही थे, अवधेश भैया भी आए उसमें। अच्छा। मिश्रा जी भी आए। अच्छा। जो पुराने लोग थे सब लोग आए, भिलाई वाले मिश्रा जी। हाँ। और ये तय हुआ कि अनुभव शिविर यहीं किया करेंगे। अच्छा। 14 जनवरी को प्रतिवर्ष अनुभव शिविर 1997 में यहीं होगा। अच्छा। और अनुभव शिविर के लिए उन्होंने एक अलग प्रोफार्मा पूरा बनाया। और दुर्भाग्य देखिए कि वो प्रोफार्मा मेरे पास बहुत दिन तक सुरक्षित रखा, लेकिन यहाँ बरसात में पानी वानी बरसता है, वो सब चला गया। वो अच्छा। एक छोटी कापी थी जो उस समय बच्चे लिखा करते थे, 64 पेज की कापी आया करती थी। वो 64 पेज की कापी प्रसिद्ध थी वो, उसमें लिखा उन्होंने। और ये सबने सहमति जताई कि यहीं पर अनुभव शिविर होगा प्रतिवर्ष। अच्छा। 1997 की बात है। कब ये शिफ्ट हो गया, कहाँ हो गया, मुझे याद नहीं है कैसे इन लोगों ने आपस में बात की। तो लेकिन वो फिर, और उस अनुभव शिविर के लिए अलग स्ट्रक्चर बनाया, एक चबूतरा बनाया। उस चबूतरे में आज भी बनाया वो चबूतरा। अच्छा। तो उसी में बैठ कर ये सुबह बहुत सारी योजनाएं बनी। परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य की योजना, वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तो परिवार मूलक स्वराज्य योजना ही बनी ज्यादातर। हाँ। तो ये भी चलता रहा, हुआ। लेकिन जो रिजल्ट गांव की तरफ से आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। और मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि मेरी भी पात्रता पूरी नहीं थी। मैं उस चेतना के स्तर में नहीं पहुंचा था कि मैं जो बाबा चाहते थे उस स्तर का मैं ही नहीं था। तो लगातार आते जाते रहे। इसी बीच में अछोटी का कार्यक्रम मुझे लगता है 2000 के आसपास शुरू हो गया। हाँ। तो उनको समय वहाँ ज़्यादा देना पड़ा, तो धीरे धीरे यहाँ का खत कट के फिर अछोटी में सब पूरा हो गया। बढ़िया। तो बाबा जी जब इधर आए तो कुछ उस वक्त के कुछ संस्मरण बताइए कि क्या क्या हुआ। एक बार तो मेरे को आधा अधूरा याद है कि कुछ बंदूकधारी आए थे, उनसे कुछ वो वाला बताइए क्या था। हाँ, यही कदम के पेड़ के नीचे आए और सब वार्ता करने लगे। तो बाबा तो इन सब तो जगह जगह जाते थे, उनको तो जानते ही थे। तो क्यों ये लेते हो, क्यों इनकी जरूरत है। तो उन्होंने अपना कुछ बताया। तो कहा तुम ना लो
तुम्हारी तरफ से बंद हो जाएगा तो उस तरफ से भी बंद हो जाएगा। इसी तरह की कुछ और मुझे ज्यादा स्मरण नहीं है। यानी मैं बोल रहा हूँ कि कुछ किसी को कुछ बात बताई और वो परंपरागत किसी बात से मेल नहीं खाती थी, तो वो लोग घर गए तो अपने गांव में घर में बात किए, तो कुछ लोग उखड़ गए कि ऐसी बात बोलने वाला कौन आदमी आ गया, और फिर धमकाने के लिए बंदूक लेकर आए थे। लेकिन ये मेरे सामने नहीं। अच्छा, आपके सामने? मेरे सामने नहीं हुआ। बताइए क्या हुआ फिर वो? तो वो आए थे तो बाबा के सामने आए, बैठे बात करो, और तो उनसे पूछे कि जो ये जो सब काम चलते हैं धार्मिक उसके नाम से, है ना, और जो लोग साधना करते हैं और ये सब करते हैं, इसका फल समाज को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो वो उनका एक प्रश्न जो भी इस आध्यात्मवाद की तरफ जाता था उससे ये प्रश्न का हमेशा ही रहता था कि भाई साधना का फल समाज को मिलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि साधना जो करता है वो समाज के बलबूते पे कर पाता है ना। तो फिर उसके बाद ये बात भी उन्होंने बोली कि तो वो कुछ सुधार की बात करने लग गए। तो बाबा पूछे, अच्छा सुधार करने का अधिकार किसको है? जो सुधरा हुआ है वो सुधार करेगा कि जो सुधरा नहीं है वो सुधार करेगा? तो आप अगर समाज का सुधार करना चाहते हो, आप सुधर गए क्या? तो बात सुन के फिर वो बाबा के पैरों में बैठ गए थे। हाँ, अब मुझे याद आ गया। हाँ, तो हमारे यहाँ बुजुर्गों की सभा चल रही थी जी। तो बाबा के लिए तखत लगा था और बाकी सब लोग, हम लोग दरी में चारों तरफ से बैठे थे। 60-70 के पूरे गांव के लोग थे, 60-70 लोग रहे होंगे। तो बाबा अपना कुछ कुछ बताते रहे ग्राम स्वराज्य के बारे में, ऐसा होगा तो अब सब समझदार हो जाएंगे, ऐसी शिक्षा होगी, ऐसे स्वास्थ्य का सिस्टम होगा, ऐसे न्याय का सिस्टम होगा, ये सब पूरा बता चुके। तो हमारे गांव के एक बुजुर्ग थे, मान सिंह, अब नहीं है, उनका शरीर शांत हो गया है। तो वो एकदम खड़े हुए और उन्होंने कहा, बाबा जी हम पूर्ण रूप से यही सब काम करेंगे, आपका हम ये सारा काम आपका करेंगे। तो बाबा जी ने सब खड़े हो, आधे लोग खड़े हो गए थे। बाबा ने कहा बैठो 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 बैठो, फिर बैठाला बाबा जी ने। तो कहा कि मेरा काम न करना तुम्हें अपना समझ में आता है कि तुम्हारे गांव का इसमें कल्याण है, तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारे आगे की पीढ़ियों का कल्याण है, तो करना, मेरे कहने से ना करना। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो यहाँ ये बताने आया हूं कि ऐसा करोगे तो होगा। एकदम सन्न हो गए सब लोग। बाद में वो कहे कि हाँ हम गलत समझे, मेरा काम समझ के मत करना। इस तरह के बहुत सारे संस्मरण हैं, व्यक्तिगत रूप से तो माखौल वाले भी हैं, हंसने हंसाने वाले भी हैं। रोज ना रोज कोई ना कोई आता था। जब इतनी बार आए हैं तो पूरे गांव के, अच्छा कुछ घटनाएं मेरे सामने। दूसरी बार जब आए, जब यहाँ बहुत भीड़ हो गई, तो हमारे भाइयों के बीच में भी मेरी मूर्खता ये थी कि मुझे ये लगता था कि मेरे पास अच्छी प्लानिंग है और भाइयों को इसमें साथ देना चाहिए। उस परंपरा में पले बढ़े थे कि बड़ा भाई जो कहेगा छोटा भाई मानेगा, वो सब पूरा है, सब बेवकूफ वाला भरा पड़ा था। तो हम भाइयों से कुछ शेयर करते नहीं थे, अपनी मनमानी करते रहते थे। अब भाई बेचारे संकोच में फॉलो करते रहते थे, पर एग्री नहीं करते। पर एग्री करते, मुझे तक सूचना ही नहीं आती थी कि वो एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं दुखी ना हो जाऊं इसलिए बेचारे कर देते होंगे मेरे सामने। बाबा जी के पास कहने का एक अवसर मिल गया। तो मुझे आज भी याद है कि एक चारपाई में बाबा बैठे थे, छोटी सी चारपाई थी, माता जी मेरी और ये सुशील बैठे थे। 3-4 घंटे बैठे रहे और यहाँ लोग उनसे इंतजार कर रहे थे। अब मैं संकोच में उनको बुलाया नहीं। कुछ देर के बाद आए और फिर वो व्यस्त हो गए। मैंने नहीं, ना मुझे उन्होंने बताया कि वो क्या माता जी और सुशील की बात होती रही, ना मैंने उनसे पूछा। शाम को जब खाना खाने में बैठे तो बोले, इतना भर बोले, बड़ी शिकायत है हो, बड़ी शिकायत है हो, लेकिन तुम लगे रहना, छोड़ना नहीं। वो मेरे लिए एक बड़ा आत्मबल और संबल। नहीं, मैं वहां बहुत जब परिवार के कोई सदस्य किसी काम में नहीं आते हैं तो वो एक बहुत डिमोरलाइज, एक अंग्रेजी में डिमोरल कहते हैं, या हतोत्साहित होने का वो होता है। पल था, वो चल रहा था मेरा, एकदम से मेरे अंदर फिर से
जैसा का तैसा बल जागृत हो गया। ऐसे तो बहुत सारे संस्मरण हैं। कहाँ पर क्या, देखिए वो तो लैंप थे, हमारी जैसी जैसी पात्रता बढ़ती तो वो समझ में, वो तो हरदम वही बात बता रहे थे, लेकिन हमारी समझ में कभी कोई आई, कभी कोई आई, कभी कोई आई, ऐसे आती गई। मैं अगर कम शब्दों में कहूँ तो ये एक तरह से मान लीजिए कि हम मैल से लदे हुए कपड़े और बाबा जी बार बार उसको चीजों में बोर बोर के उसको साफ कर करके साफ करते रहे। इतने धैर्य वाला आदमी से कम का हमें कोई साफे नहीं कर सकता था। सही बात। न एटीट्यूड, न एटिकेट, न बोलने की तमीज, न सोचने का सहूर, अहंकारों से भरे हुए रचे बसे ऐसे कीड़े हैं। और उनकी करुणा, उनकी महानता देखी कि हर बार उस कीड़ी को निकालते रहे और फिर साफ करके, और हम फिर वहीं चले गए, फिर उन्होंने निकाला, फिर उसकी सफाई की, फिर हम वहीं चले गए। 20 बार ऐसे किए 2013 तक। अरे बीच का एक बार 13 में क्या हुआ कि आप रुक गए वहां? तो बहुत बाद में आएगा। इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी। तो जब हम सुधरे नहीं तो एक बार तो हमसे बीच में कहें ये रास्ता कुछ और है रे, ये रास्ता कुछ और। हम घसीट के, चूंकि दर्शन का विद्यार्थी रहा मैं, आध्यात्मवाद में रचे पसी, तो मैं सटाक से वहीं पहुंच जाऊं, मन पहुंच जाए डाइल्यूजन वाले उसमें। और वो जो वहां भी रामतेराम स्वामी जी ने यही इशारा किया कि शरीर सहित अमर होना चाहते हो क्या। ये अब तब समझ में आई जब बाबा ने स्पष्ट रूप से इसका कि ये रास्ता और है रे, ये रास्ता कुछ और है। तब जाके एकदम कपाट जैसे खुला, ध्यान गया, मतलब ध्यान गया। ऐसे 2013 तक होता रहा, पूर्ण स्पष्टता 2013 में बनी। अब समझ लिए 1992 से 2013, 19 साल ना। अब कितने साल मैंने तो जोड़ा नहीं, 13 साल उस तरफ और 8 साल 21 साल। इतना धैर्य किसके पास था? सही बात। संबंध को तो निभाते थे, बहुत निभाया। पिताजी से मिलने गए उसी बीच में, संन्यास लिए हुए पिताजी, संन्यास लिए हुए हैं पिताजी। तो उनकी गरिमा को याद रखते हुए माताजी का, पिताजी का बड़ा सम्मान करते थे बाबा जी। मुझसे एक बार अकेले में कहते हैं बड़ी विदुषी हैं वो। कौन बाबा? अचानक बोले कौन बाबा? कहा तुम्हारी माँ। अच्छा। बहुत विद्वत और पवित्र महिला है, ऐसे बोलते थे वो। पिताजी से मिलने गए शिवशंकर और साधन भैया, ये सब लोग। तो पिताजी का तो हमारा नहीं, तो मैं तो वहां गया नहीं, क्या वार्ता हुई। लेकिन पिताजी को उन्होंने यह खूब आश्वस्त करने की कोशिश की कि लड़के का मार्ग ठीक है और माने जो कुछ भी कहा हो। लेकिन एक सामान्य रूप से होता है ना कि पिता से पूछना चाहिए, पिता को बताने दे। गए पिताजी से मिलने। आप और हमारी बात 2013 तक की हुई कि जिसमें आपको ये स्पष्ट हुआ कि मूल में एक मौलिक परिवर्तन हुआ 2013। हाँ। तो इसके पहले भी क्षणिक वो रही हैं। हाँ। बहुत सारी, एक बार में बता पाना तो हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसा है। हाँ। कि वो समंदर जैसे गहरे थे, आसमान जैसे व्यापक थे। हमारी जैसे जैसे पात्रता बढ़ती थी वैसे वैसे वो हम पकड़ पाते थे। कई क्षण कब क्या पकड़ में आए। एक बार बैठे थे ऐसे ही, तो बोले, मैंने कहा, मेरे मन में आया कि बाबा अगर आप हमको नहीं पकड़े होते तो हमारी तो क्षमता नहीं थी आपको पहचानने की। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जितने लोग आपसे जुड़े हैं आपने पकड़ा है, ये आपको नहीं ढूंढ पाए हैं, आपने इनको ढूंढा है। तो बोले कहाँ मिला रे। माने वो जो उदारता पूर्वक इस
धरती के मानव जाति को देना चाहते थे उसके लेने वाले लोग नहीं मिल रहे थे। तो इस तरह की बहुत सारी स्मृतियां हैं, वो एक बार में आ पाना वो प्रसंगवश आती हैं। सही बात, प्रसंगवश आती हैं। एक बार ऐसे बैठे बैठे बोले अब समय आ गया है, स्त्रियां पुरुषों का शोषण कर रही हैं। अच्छा। अचानक फिर उसको लिंक करते थे पूरे। तो इस तरह बहुत छोटी छोटी चीजों में जब अकेले बैठे हैं, और कभी भी मैं अपना बता रहा हूं कि चूंकि मैं अध्यात्मवादी विधा की तरफ चल चुका आदमी था, तो मेरे लिए वो मार्ग ही नहीं समझ में आ रहा था जहां से ये दोनों धाराएं अलग अलग है, सहअस्तित्ववाद और ईश्वरवाद की। मैं हरदम मेरे मन में ये जुड़ा रहा कि ये ईश्वरवाद की भी पराकाष्ठा में यही होगा। ऐसा मन में बनाए रहे और उसी तरह से उसको पाने की कोशिश करते रहे। वो हुआ नहीं। तो वो मेरी बाधा तो यही रही, और बाबा बार बार इस बात से आगाह करते रहे कि ये बिल्कुल अलग है। ये एक बार कह रहे थे, मैं और बहुत सारे मित्र थे, एक भूपेंद्र गौतम है, तो लेटे हुए थे बाबा और कोई पांव दबा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो ऐसे प्यार से समझाते हैं ये गांव और है, वो गांव और है। सही बात। या तो इस गांव में रहोगे या तो उस गांव में रहोगे, दोनों जगह कैसे रह पाओगे। ऐसे इसका गंतव्य अलग है, उसका गंतव्य अलग है। इस तरह से छोटी छोटी चीजों में इस बात को आगाह करते थे, लेकिन पकड़ में तभी आया, तो जल्दी पकड़ में आता नहीं है। इसी तरह मैं देखता था कि एक बार मेरे बगल में बैठी थी, मैं नहीं जानता, नाम भूल गया था, मुझे स्मरण शक्ति मेरी बड़ी कमजोर पहले से भी थी, अब बहुत ज्यादा हो गई है। मैं नाम भूलना और चेहरा देख लूंगा तो अंदर से होगा क्या, कहाँ देखा था, कैसे ये बहुत बढ़ गया है। तो मैं बैठा था, वो आपको याद होगा कि वो पुराना वाला घर धर्मशाला, बाबा तखत में बैठे हैं, उनके नीचे एक और कुर्सी पड़ी रहती थी, इस तरफ एक ऐसा सोफा था जिसमें दो लोग बैठ जाते थे। तो उसी में मैं बैठा था और एक लड़की बैठी थी, और उसके परिवार वाले भी बैठे थे, दो और। अचानक मैंने देखा उसका बातचीत का टोन बदल गया। तो बाबा ने बुलाया अपने पास, तो वो गई और बाबा जहां बैठे थे तखत के सामने बैठ गई। बाबा ने मुझे इशारा किया, नीचे वाली कुर्सी में बैठने के लिए बोला, बैठ गए। तुम क्यों परेशान करते हो इसको? पता चला उसको भूत प्रेत का बाधा था। मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया। अच्छा। तो वो कहाँ मिली थी तुम्हें ये? तो उसने बताया फला फला जगह पर मिली थी। और वो वही लड़की जो सामान्य रूप से सामान्य तरह से बात करती थी, अब उसको बड़ा जोर लगाना पड़ रहा था बोलने में। तो ये स्पष्ट रूप से ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई दूसरा जीवन दूसरे के शरीर को, जिसको चलाना नहीं अच्छी तरह से जानता, उसको चला रहा है। अच्छा। और उससे पूरी वार्ता हुई, बाबा की उसकी वार्ता हुई। तो जैक पूछा कहाँ पकड़ा, तो बता दिया वहां पकड़ा, ये मुझे अच्छी लगी। तो इससे तुम्हें तृप्ति होती है? चुप हो गया। दूसरे के शरीर से तुम्हें क्या तृप्ति मिलेगी? तुम दूसरा शरीर क्यों नहीं ले लेते? फिर वो चुप हो गई। एक सवा मिनट बाद बोली, मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? मैं बोले हाँ आ जाओ, स्वागत है। तो मैं गाय बन के आ जाऊं? तो बाबा बोले गाय क्यों बनोगी, मनुष्य का शरीर ग्रहण करो। मनुष्य कौन से मनुष्य शरीर कम है? फिर चुप हो गए। माने ऐसे सामान्य वार्ता कर रहे थे, बाकी जो कुछ हुआ हुआ। मैंने अपने लिए एक लेसन ये देखा कि बाबा जीवन किस प्रकार से शरीर से अलग है, इसको स्पष्ट रूप से बताने के लिए ऐसे प्रयोग करते थे वो।
जीवन और शरीर की भिन्नता को एक बार जब मैं वहां रहने लगा तो उस घर में बहुत आमदनी तो थी नहीं। गुल बकावली अर्क लेने के लिए 2-4 लोग दिन भर में आ जाते थे। उस समय 20 रुपए की वो छोटी सी शीशी बिकती थी वो, और मैं तो खर्चा बढ़ ही गया था। तो उनका स्टाइल ये था कि जितने लोग बढ़े उतने प्रकार के काम बढ़ा लो। तो उनके मन में आया च्यवनप्राश बनाते हैं। तो च्यवनप्राश की सामग्री आई, वो सब पूरा होने लगे तो हम लोग च्यवनप्राश अंतिम प्रक्रिया में मिला रहे थे आपस में, गुड़ के साथ में सारी दवाइयाँ, और चारों तरफ से बैठे थे, बाबा बैठे थे, मैं बैठा था और कोई एक और था। तो मिला रहे थे। मिलाते मिलाते मुझसे बोले अपनी चारों तरफ देखो, अपने आप को स्वयं से चारों तरफ देखो। अच्छा। वो तब समझ में नहीं आता था क्या कह रहे हैं। बाद में सब समझ में आया कि कितने प्रयास उन्होंने हमारे लिए शरीर से अपने आप को अलग देखने के लिए कितने अभ्यास करवाए उन्होंने। इस तरह से करवाते रहते थे। तो इस तरह से ये नहीं कह पाना कि मेरे जीवन में बाबा जी का आगमन, तो वही हमको बार बार एक एक सीढ़ी उठाते रहे। हम नहीं कह पाते ईमानदारी से कि हम अपनी तरफ से कुछ पाए। उन्हीं की कृपा है पूरी। बढ़िया। प्रसंग बस चीजें याद आएंगी। हाँ। बाबा जी अपने को ऐसा सत्यापित करते थे कि मैं समझा हुआ हूँ और आपको समझा सकता हूँ जी, है ना, या मैं प्रमाणिक हूँ और आपको समझा सकता हूँ। इसको कैसे देखते हो? वो सही कहते थे। वो 2013 में हुआ ना, हम ही बोझा लाद के चल रहे हैं। तो बोझा लादे हैं हम, तो हम ही अपने आप को, बल्कि हम तो जीवन तो व्यापक होने के लिए, व्यापक के साथ तदाकार होने के लिए तो वो छटपटा ही रहा है वो, लेकिन हम ही पकड़े थे। वही तो समझ में आया कि वो जो कह रहे हैं कि समझ सकते हैं तो बिल्कुल समझ सकते हैं, और इसमें कोई रहस्य नहीं है ये, लेकिन समझ में तब आया जब समझ में आया। उसके पहले हम ही सूक्ष्म तरीके से कोई आशा बकाया है, कोई विश्लेषण की क्रिया का परिमार्जन नहीं है, कहीं परियोजना में कहीं आवेश शामिल है, इन सब चीजों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो हम ही तो नहीं पकड़ पा रहे हैं। और जिस दिन हमारी पकड़ में आ गया तो जीवन लालायित है लगातार व्यापक के साथ में, व्यापकत्व के बोध और अनुभव के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पकड़ में तब आता है जब वो होता है। हम ही बाद में पता है इतनी छोटी बात नहीं हम छोड़ पा रहे थे। तो पकड़ में नहीं आ रही थी इसलिए नहीं छोड़ पा रहे थे, इसलिए नहीं छोड़ रहे थे कि तो पकड़ में इसलिए नहीं आ रही थी कि उसके अगले वाला विश्वास था नहीं, अगली सीढ़ी के लिए विश्वास नहीं था, और पिछले से पांव कैसे हटाएं। और ऐसे स्टेप होते हैं इसमें। एक चीज ये भी एक दिन पकड़ में आई बैठे बैठे कि हम कोशिश करते हैं शरीर से अलग होने का मतलब है हम शरीर से माने ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रक्रिया ही नहीं है, ये तो फैलने की प्रक्रिया, तरंग की तरह फैले। तो जितनी दूर तक हम उन रिश्तों की स्पष्टता से समझ लेते हैं, धरती के प्रति, प्रकृति के प्रति, पूरे विश्व की मानव जाति के प्रति, तो हम ऐसे फैलने के बजाय आध्यात्मवाद में ऐसे उठने की कोशिश कर रहे थे। वो एकदम चित्रवत मेरे सामने स्पष्ट हो गया कि देखो, और तरंग की तरह फैलने में कोई दिक्कत ही नहीं, वो सहज प्रक्रिया है। बिल्कुल। और इतनी सहज प्रक्रिया में विश्वास ही नहीं बन रहा था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। भौतिकवाद ने बताया कि किसी से आगे दौड़ना है, आगे जाना है। आध्यात्मवाद ने बताया ऊपर उठना है। सहअस्तित्ववाद बताता है तरंग की तरह फैलना है। और रिप में जितनी जगह होगी, जितनी
ताकत हो गई उतनी दूर तक का। और एक बार व्यापक माने पूरे सह अस्तित्व के साथ में ये तरंगवत फैल गए तो वो फिर एक बार फैल गए तो वो फिर फैलना आ जाता है, और फैलना आने के पहले 20 साल लग गए। और उसकी अब सही बात है, जैसे बाबा हमको देख के छटपटाते थे वैसे अब हम दूसरों को देख के छटपटाते। यार इतनी सी बात इतनी बात क्यों नहीं इसको पकड़ में आ रही है? अब पकड़ में तो उसको आनी है। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं कि इसको पकड़ाने में बाबा ऊपर से उंगली भर नहीं पकड़े थे, कान भी पकड़ के खींच रहे थे, नाक भी पकड़ के खींच रहे थे तो उसको ले आए। अब हमारे वो ताकत नहीं है कि हम ले आए लोगों को, लेकिन दिखाई तो दे जाता है कि देखो ये छोटी सी बात इसके नहीं फैलने में नहीं आ रही है। बाबा जी एक वैद्य भी थे, हाँ है ना, उस संदर्भ में ध्यान है तो जी। तो बाबा जी के वैद्य के संबंध में 2 प्रसंग हैं जो मुझे मेरे लिए वो स्मरणीय, कोई चीजें स्मरणीय हो जाती हैं जहां से हम अपने जीने में कोई निर्णय ले लेते हैं। तो एक बार मेरे यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग आ गए, तो मेरा मन भर गया। बाबा मुझसे कहे कि यहाँ केंद्र खोल देते हैं, फला कर देते हैं, बहुत बार मैंने ऐसे कहा उन्हें। मैंने कहा बाबा मेरा इन बीमार लोगों से कोई रुचि नहीं बनती है बात करने की। एक तो ये अब ये गलत हुआ हो सही हुआ भगवान जाने, लेकिन ये प्रसंग यहीं बाना में ही हुआ तो बाबा चुप हो गए। नहीं तो बाबा का प्लान बन गया था कि हर साल में 2 बार यहाँ चिकित्सा शिविर भी लगाया करेंगे। और दूसरा प्रसंग ये है कि एक बार सब लोग नाड़ी दिखाते हैं तो मुझे कुछ था ही नहीं, कोई कभी बीमारी नहीं हुई इतने। तो सब लोग देख के मेरे मन में भी आया कि आज मैं खाऊंगा नहीं, बाबा को नाड़ी दिखाऊंगा। तो बाबा के सामने जैसे ही मैंने किया, मैं तुम्हें क्या बीमार होना है रे, नाड़ी नहीं देखी। मतलब वो जान गए कि हम शौक से दिखा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो नाड़ी देखी नहीं। तो उनका कहना यह था कि जीवन में यदि माने जीवन सहज कोई कार्य यदि जीवन में लक्ष्य के रूप में स्वीकृत हो जाता है, शरीर उसको फॉलो करता है। बीमारी अपने आप शरीर में भी ठीक करने की प्रक्रिया होती है और उसका जीवन। तीसरा एक और प्रसंग है, एक कैंसर का कोई बीमार आदमी आए तो उसकी पत्नी थी और एक आदमी उसको कंधे में वो देके लाया। सबसे आगे मैं ही बैठे था, सबसे पहले मेरी नजर पड़ी, पुराने वाले घर की बात है। उसमें वो लेके आए और उसको बाबा वही बगल वाली सीट में बैठाला। पूछा खाना तो नहीं खाया है, और इसी तरह आंख बंद कर लिया और नाड़ी देखते रहे। 1.5-2 मिनट नाड़ी देखी उन्होंने। 2 मिनट नाड़ी देखी तो इसके बाद चुप हो गए। वो चुप हो गए, कुछ नहीं बताया। उस आदमी को उसकी पत्नी और उस आदमी ने उठाया, बाहर ले गए और पत्नी वापस आई, फिर बैठ गई। जी बाबा। बाबा बोले इसको अर्बुद है। क्या है? अर्बुद। अच्छा। कैंसर को अर्बुद कहते हैं ना उसमें। अच्छा। और आमाशय के ऊपरी हिस्से में है। उसने पूरा चिट्ठा खोल दिया। वो तो बंबई से वापस आई थी। उसने बताया हाँ बाबा कैंसर है, इनको कुछ नहीं, पेट में कुछ नहीं टिकता। बाबा उसकी दवाई दी और वो चले गए। 1 घंटा 1.5 घंटा प्रक्रिया हुई। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा नाड़ी से यह तो जाना जा सकता है, मैं मानता हूं कि कैंसर जान सकते हैं, लेकिन किस जगह कैंसर है ये कैसे जाने आप इसमें कुछ विशेष होता है, ऐसे कैसे होता है? तो बाबा बोले कि मेरे साथ ये होता है कि जैसे ही कोई आदमी आता है तो मेरे मन में चित्र बनने लगता है। अच्छा। मैं उसी चित्र को बता देता हूँ। इसके साथ, नाड़ी के साथ।
इसी तरह के एक दिन का और बात थी कि एक ही मर्ज के एक मरीज आया, उसको बाबा ने कोई औषधि बताई, वो खरीदने की स्थिति वाले नहीं थे, तो उन्होंने खाने पीने की कोई औषधि बताई। थोड़ी देर के बाद संयोगवश बिल्कुल सेम उसी मर्ज का दूसरा मरीज आया, बाबा जी ने उसको बिल्कुल दूसरी दवाइयां बताई। तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा ये आपने मर्ज एक ही है, दो तरह की दवाइयां क्यों बताई? तो बाबा वही वाली बात, मैंने पहली बार ये किया था कि जैसे ही वो आदमी आता है तो मेरे मन में किसी पत्ती का, किसी जड़ का अपने आप चित्रण होने लगता है, मैं वही बता देता हूँ। तो ये तो अभ्यासगत भी हो सकता है, पुराने अभ्यास रहे हों कि अभ्यास से हो सकता है ये। तो बस यही, चिकित्सा में मेरी कोई बहुत रुचि नहीं कभी हुई है। हाँ, कि मेरे मन में कहीं ये बैठ गया था कि जो बीमारियां होती हैं तो अपनी ही, बाबा उसी में कि अपनी अज्ञानता और शरीर के प्रति जो हमारे कार्यकलाप हैं उसमें ही कुछ गड़बड़ करते हैं। तो मेरे मन में कहीं बैठा था कि जब पैसा दे के ये बीमारियां खरीदने गए हैं तो अपना पैसा दे के इलाज भी करा लेंगे। भाई ज़्यादातर बीमारियां तो खाने पीने की हैं और ये शहर में रहने वाले लोग खरीद के खाते हैं। तो जब पैसा देकर ये बीमारी खा रहे हैं तो पैसा दे के ही बीमारी ठीक भी करेंगे, ऐसा मेरे मन में बना रहा। तो उसके प्रति मेरी रुचि नहीं हुई। तो बाबा के आयुर्वेद वाले भाग से मैं थोड़ा सा, हाँ, हालांकि जब कोई आता था तो डायरिया मैं भी लिखता था, फलाने तो सबको लिखता था उस समय जो कुछ भी था। आपका व्यक्तिगत रुचि देश में नीति जो चल रही है उसमें स्वाभाविक रुचि रही है ना। हाँ। तो उस संदर्भों में बाबा से कुछ बात हर दम बात होती थी। हाँ। मेरी स्वाभाविक रुचि पहले ये, जब मैं ग्राम स्वराज्य के लिए बाबा के साथ में यहाँ काम कर रहे थे, हाँ। उस समय मेरे मन में कुछ निष्कर्ष बैठ गए थे। एक निष्कर्ष ये बैठ गया था कि ये लोग तो सब लोग सही कार्य व्यवहार करने के लिए, सही दृष्टि से चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिन प्रभावों के कारण नहीं चल रहे हैं उन प्रभावों का कारण नीतियां हैं। ये वैसे ही कि जैसे एक तरफ गलत काम करने के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन हो और सही काम करने के लिए प्रोटेक्शन भी ना हो, इस तरह का माहौल बना दिया गया है। उस तरह के माहौल में ये ट्रैप में आ गए हैं। तो इनको व्यक्तिगत रूप से ये या तो उतना ही ताकतवर आदमी हो जितना बाबा हैं, तो फिर तो देश बदलने के लिए, दुनिया बदलने के लिए, नीतियां बदलने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन ये इतने साहसी लोग नहीं हैं। तो लेकिन ये ऐसे लोग भी नहीं हैं कि ये नहीं करना चाहते हैं, ग्राम स्वराज्य के लिए ये तैयार नहीं है। तो उसमें काम करते करते, महिलाओं, बच्चों, आदमियों के साथ काम करते हुए मैं इस निष्कर्ष में मैं स्वयं पहुंच गया था। ये 2001 की बात है। तो एक दिन बाबा का फोन आया वहां से, अमरकंटक से, सुबह सुबह फोन किए कि क्या हाल है गांव के। तो मैंने कहा बाबा, लोगों में वह उत्साह नहीं है जो उत्साह की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने मन से हम कुछ भी कर देंगे, उसमें बुलाएंगे तो लोग आते रहेंगे, जब तक हम चलाएंगे तब तक चलता रहेगा, हम जैसे ही पीछे हटेंगे ये कार्यक्रम बंद हो जाएंगे। इस स्थिति में है। तो बाबा बोले कि तुम्हारी क्या समझ में आया? तो मैंने उनको बताया कि बाबा ये समझ में आया मेरी कि जो नीतिगत वातावरण है, जिन नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन में ये इतना बड़ा इनका सरकारी अमला लगा हुआ है और प्रोत्साहन है, इस मद के लिए इतना पैसा है, उस काम के लिए उतना पैसा है, तो ये उसके लालच में आ जाते हैं और वातावरण का विरोध नहीं कर पाते हैं। बाकी ये हम अगर वैसा वातावरण बदल जाएगा तो उसमें ये ढल जाएंगे। तो ये बाबा से तो यही वार्ता हुई, लेकिन मेरी ये समझ में आ चुका था और इसी वजह से मैंने 2001 से धीरे धीरे कदम वापस ले लिए कि इसमें हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ग्राम स्वराज्य के लिए कि हम नीतिगत वातावरण को जब तक ठीक नहीं करते हैं तब तक ये गांव में बहुत समय लगेगा कि इनको हम ग्राम स्वराज्य के लिए निकाल पाए
20-25 लोग भी, हमारा तो ये मंतव्य था कि 10-20-25 लोग भी निकल आए तो हम शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, न्याय समिति, उत्पादन समिति बनाकर छोटा छोटा काम शुरू कर देंगे। हम इस स्थिति में पहुंचना चाहते थे, तो वो संभव नहीं है। हम जितने दिन चलाए रहेंगे उतने दिन चला रहेगा। उसी बीच में अछोटी में हुआ, अछोटी में ये पता चला, बाबा ने दूसरा प्रयोग किया। बाबा ने बड़े प्रयोग किए, आदिवासियों के बीच में प्रयोग किया, जहां पर कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, वहां पर भी कोई रिजल्ट थे उनके। डकैतों के बीच में किया, जहां पर साहस की परमावधि थी और नीतियों का विरोध भी परमावधि में था, उनको कोई भय नहीं था, तो वहां पर भी स्वराज्य का वातावरण नहीं बना। फिर बड़ोखर में पूरा का पूरा प्रयोग किया, लोगों के अंदर भी वही रुकावट आ गई थी, तो वो, और अब नया गांव बसा रहे थे, नए नए समझदार लोगों को आपस में लाके उसको गांव की तरह ग्राम स्वराज्य के रूप में विकसित किया जाए। वहां भी क्या रिजल्ट आया। तो प्रयोग के रूप में और निष्कर्ष के रूप में तो हमारे पास है, मेरे पास निष्कर्ष के रूप में है कि ये सब कोई तैयार बैठे हैं यदि हम नीति बदल दें। चुनाव प्रणाली में परिवर्तन और अधिकारों का विकेंद्रीकरण, ये दोनों एक साथ हो जाए। चुनाव प्रणाली भी बदलनी पड़ेगी। अभी हमारे देश के अच्छे व्यक्तियों को शीर्ष में पहुंचाने की सुयोग्य चुनाव प्रणाली नहीं है। फिर इसका भी मैंने अध्ययन किया, यह संविधान में परिवर्तन करके होगा, तो पता चला नहीं, चुनाव प्रणाली में परिवर्तन तो केवल स्वीकार लेने की बात होती है, उसमें संविधान में परिवर्तन की जरूरत नहीं है। जैसे त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली है, उसमें अमेरिका में कहीं के लोग कुछ चुनते हैं, फिर वो उनको चुनते हैं, फिर वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। हम ऐसे ही कर सकते हैं यहाँ पर भी। हम घर के स्तर पर एक चुनाव करवा सकते हैं कि हर घर में मुखिया के चयन हो, फिर मुखियाओं के चयन हो जाने पर, मान लीजिए मेरे गांव में 200 लोग हैं तो केवल 200 लोग हो जाए, 200 परिवार हैं तो 200 लोग हो गए। अब 200 लोगों को हम 20-20 के 10 भागों में बांट के मोहल्ले के लिए कर सकते हैं। बहुस्तरीय चुनाव प्रणाली अगर हम कर लें तो मैं समझता हूं कि ऊपर और थोड़ा सा विकेंद्रीकरण अधिकारों का, कि मुखिया के अधिकारों में परिवर्तन करना पड़ेंगे ताकि मुखिया को सर्वाधिकार हो तो लोग सावधानी से चुनेंगे। ये दो चीजें मेरे मन में निष्कर्ष के रूप में बैठ गई। बाबा से भी डिस्कशन हुआ, बाबा इस पर मुझे नहीं पता कि लेकिन उन्होंने वो नहीं किया कि ये ठीक बात है या मना नहीं किया इसको, लेकिन मेरे मन में इस निष्कर्ष में बैठ गया है कि जब तक हम चुनाव प्रणाली में परिवर्तन, अधिकारों का विकेंद्रीकरण और अधिकार सर्वाधिक परिवार स्तर पर ले जाना, और इससे बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे हम प्रॉपर्टी राइट परिवार को दे दें, व्यक्ति के प्रॉपर्टी राइट को खत्म कर दें, तो वो परिवार में वो प्रॉपर्टी हरदम बनी रहेगी। तो वो परिवार का व्यक्ति जब नौकरी करने जाएगा तो भी नहीं बटेगी वो, परिवार का आ जाएगा तो भी नहीं बटेगी वो। तो हम अपने देश में एक स्थिति बना सकते हैं कि इतने लोग खेती करेंगे, सही बात, और उसका डिवीजन, उसका एक मिनिमम डिवीजन में रुक जाएगा। वो मिनिमम डिवीजन में रुकने के बाद हम आराम से व्यवस्था कर सकते हैं। अब उनकी रुचि नहीं है तो वो प्रॉपर्टी दूसरे परिवार को ट्रांसफर हो जाए, या जिसकी रुचि है उस परिवार में शामिल हो जाए। कुछ अपने नियम ऐसे निकाल सकते हैं, निकालते। ऐसे तमाम निष्कर्ष इसी ग्राम स्वराज्य के लिए 6-7 साल काम करने के बाद बहुत सारे निष्कर्ष मेरे अंदर बैठ गए, और मैं प्रिसाइजली अब नीतियों की समीक्षा कर पाता हूँ। ये भी उसी का एक वो है कि कौन सा कानून किस प्रकार से परिवार व्यवस्था को, किस प्रकार से ग्राम व्यवस्था को प्रभावित करता है। इसका मैंने काफ़ी डीप स्टडी करके एक पूरा का पूरा, फिर बाद में किसानों का पत्र संसद के नाम एक पुस्तक भी लिखी, उसमें अलग अलग बताने की कोशिश की कि ग्राम स्वराज्य के लिए वातावरण बनाने के लिए इन कानूनों में माने संविधान स्तर पर क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे, नीतिगत स्तर पर क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे, व्यवस्थागत माने योजनागत स्थिति में क्या परिवर्तन करेंगे, और किसान का माइंडसेट कैसे बदलना पड़ेगा शिक्षा के माध्यम से, ऐसे पूरा बन गया। तो ये तो हुआ है। तो मेरा मन वहां ज्यादा काम करता है। आपकी बात करें और बगिया की बात करें तो आवर्तनशील खेती तो बात करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया,
और आवर्तनशील खेती अपना कैसे जन्म ले गई। हाँ तो 2005 की बात है ये, हाँ जब 2004 की बात है, हाँ जब यहाँ ग्राम स्वराज्य के लिए काम करते करते एक स्थिर स्थिति आ गई कि यहाँ पर अब हम कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो एक छटपटाहट होने लगी। तो बाबा से बार बार मैं पूछता था कि बाबा अब क्या करूं मैं, अब मैं क्या करूं। ये तो बाबा भी जानते थे कि मैं वहां समाऊंगा तो है नहीं। लेकिन बाबा की ही प्रेरणा से मैं पुनः यहाँ वापस आ गया और गांव में रहने लगा और परिवार, कपड़े पहनने लगे, ये सब हो गए। 2004 में बैठे बैठे एक प्लान बनने लगा, मेरे मन में उभरने लगा, बाबा की ही कृपा रही होगी कि बाबा मैं किसानों के बीच में काम करूं। सब लोग तो शिक्षा के लिए काम करते हैं, अध्यापकों के विद्यालय मेरे, और बाबा ने इस बीच में मुझको 3 बार कहा है कि तुम शिविर क्यों नहीं लेते हो। तो हमारा शैली, भाव भंगिमा, धैर्य, उसका डिजाइन ही नहीं है हमारा, अलग तरह का डिजाइन है। जैसे एक किसानों वाला होता है, एटिकेट नहीं है, सधे हुए शब्द नहीं चुन पाएंगे, आप इसमें जाने क्या निकल जाएगा, ये सब चलता रहता था। पर आप तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल लेते वो हो। पता नहीं को बुलवा देता है। हम ऐसे नहीं है, हम बड़े माने रैंडम कुछ आ जाता है और उसको बोल देते हैं। हम जैसे हमसे कोई पूछे कि अभ्यस्त हम ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते। जैसे टेट टाक में गए हम, अब टेट टाक की तो बड़ी अजब कहानी, हमारी तो कोई तैयारी ही नहीं थी उसमें। टेट टाक अंग्रेजी में होना था, मैं अंग्रेजी का इतना फ्लुएंट स्पीकर नहीं हूँ। तो मैंने अपनी बिटिया से कहा कि मैं तुम्हें कुछ कुछ हिंदी में लिख के देता हूँ, तुम अंग्रेजी में देख लो कि ये सही है कि नहीं है, और मैं तुम्हारे सामने बोलता हूँ, तुम्हें कैसा लगता है मुझे बताना। तो बस एक ही बार तो उसने किया, मैं अंग्रेजी में खूब रट्टम घोटा लगाया गया। वहां पर क्या हुआ कि वो जर्मन की एक महिला थी, एंते करके नाम थी, जो ऑर्गेनाइजर थी। तो वो भी अंग्रेजी में इतना फ्लुएंट नहीं रही होगी, हो सकता है, संयोग की बात है। तो उसने कहा इफ देयर इज एनीवन हु कैन स्पीक इन हिज ओन लैंग्वेज। और मैंने कहा मैं मुझे तो एकदम मिल गया, स्पेस मिल गया कि हाँ मैं बोल सकता हूँ। अब मैंने कह तो दिया कि मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बोलूं क्या? तैयारी तो अंग्रेजी की थी। तो अटेंडम मेरे मन में जो मैंने जिस क्रम से मैं उभरा था और आवर्तनशील खेती तक पहुंचा था, वही क्रम वहां बांच दिया है बस। अच्छा। जो ध्यान आता था, रैंडम ध्यान, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो बीच में 2 जगह मैं सन्न हो गया हूं कि अब क्या बोलूं। 2 जगह ऐसा है। अब उसी बात को मैं कहूं तो 12-13 मिनट में कह लूंगा, उसमें 20 मिनट में कह पाया हूं। तो इस तरह से वो हो जाता है मेरे साथ। तो मैं आवर्तनशील खेती का बता रहा था। तो 2004 के आसपास मैंने कहा बाबा मैं किसानों के बीच में सहज महसूस करता हूँ, और मेरा लहजा भी उनको खूब पसंद आता है, मेरा कॉन्फिडेंस से बात करना और लोगों से हड़का देना, और उसको मतलब कुछ ऐसा होता है कि वहां पर मुझे लगता है मैं घर में जैसे बात कर रहा हूँ। आज ये भी चिंता नहीं है कि मुझे क्या कहेगा, ऐसे। और आप लोगों के बीच में मुझे बड़ा मन में बना ना कि ये सब विद्वान लोग हैं, महान लोग हैं, तो इनसे सद के बात करना है, तो मैं हरदम घबराता ही रहता था। अच्छा। तो बाबा के साथ मिलने के बाद भी मैं आप लोगों से बात करने में थोड़ा सा, आप देखे होंगे मैं कभी बहुत पूछने पर ही बात कर पाता था और उस तरह नहीं कर पाता था। तो करो बाबा बोले, मेरे मन में एकदम प्लान उठा। वो भी बाबा की कृपा है, मेरा उसमें मेरे मन में उठा, इसके माने मैंने उठाया नहीं, उठाया किसी और ने। मुझे ये आया कि जो आवर्तनशील अर्थशास्त्र में, व्यवहारवादी समाज शास्त्र में, और जो समाधानात्मक भौतिकवाद में बाबा ने छोटी छोटी हिस्ट्री लिखी है। क्यों ना हम हिस्ट्री को, ये नया दृष्टिकोण है, विकासवाद से अलग है ये हिस्ट्री, तो क्यों ना हम हिस्ट्री को सह अस्तित्ववादी तरीके से हिस्ट्री को बताएं, क्योंकि हिस्ट्री को बताए बिना तो किसानों को
हम लिंक नहीं कर पाएंगे आज से। हम्म, तो मैंने बाबा से कहा कि मैं इस हिस्ट्री को पिक्टोरियल करूं बाबा, और उसको किसानों को घुमाएं, और किसानों को ईश्वरवाद और फलान भौतिकवाद में क्या होता है उसको नजदीक से देखें, और फिर इसके बाद उसको विज्ञानवाद दिखाएं, और फिर इसके बाद हम आज कहाँ खड़े हैं वो दिखाएं, फिर इसके बाद समाधान वाला चैप्टर दिखाएं। बाबा कहें करो। तो मैं और रश्मि थी, हमने एक एक चीज की थीम लिखनी शुरू की। तो जंगल युग में, फिर धातु युग, और फिर कहीं पर मैं कंफ्यूजन में हुआ तो बाबा ने कहा नहीं इसको ग्राम युग लिखो। इसको ग्राम युग लिखो। और धातु युग, ये कृषि युग को लिखो, धातु युग लिखो। अच्छा। कि धातु के आविष्कार से कृषि युग आया। नहीं तो कृषि तो रैंडम थी, वो जोतने बोने के सब यंत्र आ गए उसमें, तभी सरल हुआ। फिर इस तरह से बाबा ने बहुत जगह गाइड किया। फिर अपने मन में पूरी थीम हुई, वो 15 दिन 20 दिन तक थीम बनती रही। तो ये काटो, ये लगाओ, यहाँ पर ऐसा चित्र बनाओ, यहाँ पर आदमी नंगा होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, एक एक पूरा चित्र बनाओ। मेरे मन में चित्र बना। उसमें ये घटना कहाँ पे? घर में वही अमरकंटक में। अच्छा। घरे में रह के मैं था, रश्मि थी। अच्छा। भांजी हमारी। तो रश्मि तुरंत लिखती थी, चैप्टर वाइज बना लिए, पहले एक रफ कॉपी ली, तो उसमें 1 युग 2 युग 3 युग बाबा बोले उसी में एक लाइन में लिख लिया। ऐसे करके पूरी थीम निकल के आई। बाबा को पढ़ के सुनाया। थीम को 15 दिन लगे, लेकिन फिर थीम वो फिट हो गई पूरी। फिर इसके बाद ये हुआ, बाबा ने उसमें तमाम सुझाव दिए कि ऐसा करो कि इसको ऑडियो विजुअल करो, कि वहां पर जब आदमी जंगल युग में जाए तो उसको महसूस हो कि जंगल में है, और वो भी उसी में है। शेर है, चीता है, भालू है, खरगोश है, और तमाम प्रकार के पेड़ है। उसको चयन कर रहा है, बार बार सीख रहा है। कोई मर जा रहा है, कोई सही हो रहा है, इस तरह से उसको सीख रहा है। आग के आविष्कार के बाद कैसे कैसे होगा, ऐसे पूरा बताए हमें वो। कि वहां पर जाए। फिर इसके बाद मैंने कहा ऑडियो विजुअल, तो उस समय इतना नहीं था, टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी। तो ये हुआ कि तुम ऐसा करो कि हर जगह एक प्लेटफॉर्म बनाओ, वहां पर पूरा पुस्तक लिखो कि किसको जंगल देखा, पढ़ना है तो पढ़ भी ले, इस तरह से करो। फिर एक दिन मेरे ये हो गया। फिर यहाँ आए, हमने उसके लिए किस में चित्र बनेंगे वो खरीदने गए कानपुर में, कामराज भैया। और वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, 1.5-2 लाख रुपए। वो बड़ा महंगा है वो। वो हम समझते ड्राइंग बनती है, बड़ा महंगा है। सारे पेंट लाए, जीवा कैनवास जिसको कहते हैं, और रंग कलर परल सब लाए। संयोग बस हमारे ग्रामोदय विश्वविद्यालय के एक मित्र निकल आए जो कला विभाग के हेड है, वो अभी भी परिचित है, और वो मिश्रा जी के दामाद भी हैं। अच्छा। तो मैंने उनसे परिचय किया, तो वो तो अपने रिश्तेदार टाइप के निकल आए, अपने भिलाई वाले मिश्रा जी के दामाद। मैं भी उनसे मिला। हाँ। वो तो घर जैसा हो गया। वो पूरी तरह से तैयार हो गए। और कुछ जीवाजी यूनिवर्सिटी के बच्चे बुला लिए, कुछ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बच्चे बुला लिए। अच्छा। और यहाँ पर एक मेला लगाया हमने 10 दिन का। अच्छा। सबको थीम बांटी। 3-3 थीम एक एक बच्चे को। क्या बात है। और सबको कैनवास दे दिए कि इस थीम को अब चित्र में बना दो। अच्छा। 10 दिन का कंपटीशन रहा। उसमें जो सिलेक्टेड वो आई, उनको क्रम दे दिया और जाके उसमें लगा दिया। तो इस तरह से ये पूरा म्यूजियम आ गया। और उसी के चलते करते मेरे ध्यान में एक आया, तो मैं दौड़ते दौड़ते फिर अमरकंटक गया। मैंने कहा बाबा एक चीज और हो सकती है, जिस युग में जिस चीज का कृषि के यंत्र का आविष्कार हो उसको वहां रख दें। कहाँ रख दो। तो म्यूजियम प्लस हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, उसका नाम दिया, बाबा का दिया नाम है। उसको लिखो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर इसकी बड़ी बुक है, अभी बुक बनाई थी हमने। मेरे को याद है जब पहली बार ये हॉल बना था। जी। इसमें सजाया हुआ था, ये पूरा सजा हुआ। तो ऊपर कर दिया है। हाँ। लेकिन उसका तो सामने वाले वो उसी के लिए था, प्रदर्शनी के लिए। प्रदर्शनी के लिए ये अभी ऊपर बन रहा है। अभी टेम्परेरी रखा हुआ है। अच्छा। एक हाल म्यूजियम को अभी रिच करेंगे ही। और वो सम्मेलन के पहले उसको फिर जैसा यथावत बना देंगे उसको। तो इस तरह से फिर ये आया। 2007 में
अचानक मेरे मन में कुछ चीजें उमड़ उमड़ के आने लगी कि प्राकृतिक नियम उभरने लगे, प्राकृतिक और समाज का नियम उभर उभर के आने लगे। मैंने उनको लिपिबद्ध करना शुरू किया कि अगर हम खेती के इस स्वरूप को विकसित करें तो इससे क्या क्या हो जाएगा, वो लिंक मिल गई। तो मैंने एक ड्राफ्ट बनाया, आज भी मुझे मेरे पास वो ड्राफ्ट का पन्ना है। एक ही पन्ने में पूरी आवर्तनशील खेती लिख दी और जाके 2007 या 8 का सम्मेलन जब इसमें हो रहा था, चकारसी में, नहीं 8 का, नहीं 2007 का है शायद, ये इंदौर में, इंदौर का 2011, यहाँ से बाद, इसके बाद वाला है बांदा के। हाँ, तो फिर मैंने इंदौर में ही वो आवर्तनशील खेती, ठीक है, वो मेरे को भी वही मैच करता है। हाँ, 2011 में भी है ही है। आवर्तनशील खेती आ गई तो मैंने वो ड्राफ्ट दिया, डरती डरती दिया कि क्या कहते हैं बाबा। बाबा ने उनको ध्यान से पढ़ा, करके उसको रख लिया, कुछ बोले नहीं। फिर जब सब लोग चले गए तो उन्होंने बुलाया कि इसको और इलेबोरेट करो। अच्छा, अभी यहाँ पर ये अंतर विरोध है, यहाँ पर ये अंतर विरोध है। अच्छा, जो मेरी ध्यान में नहीं गए होंगे उनको किया करके ऐसे एक छोटी सी पुस्तिका आ गई, आवर्तनशील खेती, वो छप गई। तो ये आवर्तनशील खेती का अभियान चल पड़ा। फिर हमने इसके, आप तो पहले शिविर में थे, तो पहले ही शिविर में 7 देशों के लोग आ गए। ये भी बाबा की का इस फिर अभी बीच में एक और घटना हुई। अब ये 2010 का यहाँ सम्मेलन हुआ। मैंने संकल्प लिया कि जहां बाबा बैठे थे वहां पर बाबा का ही तस्वीर लगेगी और उस म्यूजियम को ऐसे डिजाइन करें कि बाबा की जगह माने पूरा का पूरा समाधान आ जाए। तो वो भी कर लिया, वो पूरा बन गया। 2013 में वो बताई मुझको, पूरा सब कुछ दिखाई, माने ऐसे स्पष्ट रूप से समझ में आने लगी बातें। तो उसको हमने पूरा प्रारूप 2013 के 2011-12 में हो गया। उद्घाटन करने बाबा आए। अच्छा, आखिरी बार बाबा तभी आए हैं। उसी आखिरी बार का वीडियो है ये। आतिशी के साथ में जो ये वीडियो पड़ा है, यूट्यूब में किसी ने डाला है। अच्छा, आतिशी नहीं आई होगी 2012 में, तो नहीं आई होगी, 2013 11 में आई होगी, 2011 10 या तो 10 में आई होगी। इसका उद्घाटन करने बाबा आए थे। साधन भैया थे, श्री राम थे, श्री राम थे, साधन भैया थे, आतिशी भी थी। हो सकता है आतिशी पहले सम्मेलन में कर रही हो बात और ये वाली चीज बाद में हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इंदौर सम्मेलन के बाद 1-2 बार वो लोग उधर गए अमरकंटक, उसके 2012 में तो उन्होंने आना जाना बंद कर दिया। अच्छा, मेरे तो क्लोजनेस है ना, तुम्हें पता होगा। तो फिर उसी समय है वो। तो स्वतंत्र तिवारी के यहाँ भी बाबा रुके और स्वतंत्र, तो वर्षों का क्रम व्यतिक्रम हो सकता है, बताया ना, मेरी स्मृति शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। तो लेकिन उद्घाटन करने आई वो, और जिद पूर्वक आई। हाँ, उस वक्त तक यात्रा कम हो गई थी और वही उनकी आखिरी यात्रा थी। अच्छा, बांदा की। और उस समय के मेरे पास फोटो भी हैं। वो पूरे चित्र में मुझे बता गए, यहाँ पर ये परिवर्तन करो, यहाँ पर ये परिवर्तन करो। खूब आशीर्वाद मिला और उन्हीं के आशीर्वाद से वो क्रम चला और वो हजारों उसमें पहुंच गया होगा। मेरे ख्याल से 20-25 हजार हो गए होंगे अब तक। काउंट करते नहीं है, लेकिन खूब है। हमें अपने सार्थकता का एहसास होता है कि कुछ तो हमारे कुछ तो आवर्तनशील खेती को नीतिगत स्तर पर पहुंच तो जाएगी, ये पहुंच जाएगी, उसके बहुत नजदीक है। अच्छा, बाकी लोग इसमें थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ पे लाइट जल जाएगी। तो यदि पूरा हमारा जो जीवन विद्या में जुड़े लोग, सब लोग अगर इसको एक रूपता में या उसमें ले आए, कम से कम नाम ले आए। नियम तो जिसको जब समझ में आना है तभी आएगा, मेरे समझाने से थोड़ी आएगा। जब मुझे नहीं आया, अपने तरीके से आएगा तो उनको अपने तरीके से आएगा। किसी को छोटा सा कोई नियम पकड़ में आता है, कभी कोई नियम पकड़ में आता है, तो वो तो होता रहेगा। लेकिन अगर आवर्तनशीलता के ये सब जो लोग कर रहे हैं, छुटमुट नाम तो प्रयोग करने लगे हैं
अगर ये करने लगे तो ये नीतिगत स्तर तक पहुंच जाएगी। हम यहाँ टीमें आती है, सब जगह भेजें, देखिए भैया वहाँ वहाँ हो रही है। और समझदार आदमी जब अपने खेती के बारे में डिस्कशन देता है, उसका प्रभाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इससे तो जुड़ी बात वो यही है ना कि यहाँ पे बहुत सारे विदेश से भी लोग आए अध्ययन करने पहले ही शिविर में, जी। आप तो उसमें उसके दृष्टा हैं, पहले शिविर में जीवन विद्या का शिविर था, उसी को तो हमने आवर्तनशील खेती में बदल दिया बाद में। पहले ही शिविर में 7 देशों के लोग थे। महिमा देखिए, और उनकी कैसे स्वीकृति बनी है भी हम लोगों ने देखा। हाँ बिल्कुल, आज भी जुड़े हुए लोग हैं। और आवर्तनशील खेती बेल्जियम के संसद में प्रस्तुत हुई, हालैंड में प्रस्तुत हुई। अभी एक वहाँ की एक प्रमुख पत्रिका है हालैंड की, मैं आपको भेज दूंगा, वो भेजा है। हाँ, तो उसका मैं लैंग्वेज तो जानता नहीं। उसमें बाबा जी के नाम सहित आर्टिकल है। आर्टिकल का नाम बाबा जी के नाम से, बाबा जी के नाम से। सही बात। और उसमें ये उसने फोन में जो मुझे बताया था कि विश्व में यदि कोई तरीका खेती का सार्वभौमिक निकलेगा तो यही निकलेगा। बहुत बढ़िया। बाबा जी से भी तो मिले थे इनमें से कुछ लोग जाते। हाँ, ये जोहान गया मिलने। हाँ। और जो आखिरी अभी जो लास्ट में लिखा था, हाँ। बाबा जी के फोटो सहित कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त किया है कि बाबा जी के मिलने के बाद उसके अंदर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो उसी का फोटो डाल के, और ये जो हालैंड वाली पत्रिका है उसमें भी ये फोटो डाला है। हाँ, मैंने देखा कि बाबा जी के का पैर दबाते हुए, कुछ लोग पैर दबाते हुए, और वो कौन है, हेमलाल जी हैं, हेमलाल जी, और ये बैठे हुए हैं। तो और एक बार का बड़ा अच्छा संस्मरण है। मेरे यहाँ एक जर्मनी की महिला, बड़ी तेज तर्राट महिला है वो, उल्रिके, आप मिला? उल्रिके को जाना था अमरकंटक। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम अपने गुरु का नाम बताओ, गुरु का पता बताओ, मैं गुरु से मिलूंगी। तो मैंने बता दिया, दीदी का नंबर दे दिया कि जाना, और वहां से शायद सुशील का नंबर दे दिया कि सुशील मिले, मेरा छोटा भाई है, इससे मिल लेना, ये तुम्हें बाबा से मिलवा देगा। वो पहुंच गई। इसके बाद वो कुछ बोली नहीं मुझसे, मैंने मुलाकात नहीं। मुझे 2-3 महीने बाद याद आया, तो उल्रिके से मैंने पूछा, तुम अमरकंटक गई थी, क्या हुआ? तो जानती हैं क्या उसका? ओ, वो आदमी तो आर पार देखता है। एक ही वाक्य में पूरी समीक्षा कर दी कि अरे वो आदमी तो आर पार देखता है। बड़े अनुभव है उसके। फिर ये भी गई थी बिटिया एक बार, जो जब उसमें स्टेफी गई थी। अच्छा। स्टेफी भी गई थी। स्टेफी के साथ आप लोग गए थे? बहुत लोग आए। अभी तक 31 देशों के लोग आ चुके हैं। ये मेरी कैपेसिटी है, ये आवर्तनशील खेती और बाबा जी की कृपा है, और कुछ नहीं है। और इसको जो मेरे को सबसे बढ़िया बात लगती है ना, इसके लिए कोई सरकारी सहायता, कोई संस्था, गैर सरकारी संस्था, किसी की सहायता नहीं है। यहाँ घर बैठ के बुद्धि लगा के छोटे से काम को शुरू करके विश्व तक पहुंचना। जी, ये मेरे को अचार मुरब्बा से हुआ है। वो आज भी बेच रहे हैं, वो आज भी बेच रहे हैं। और अब यहाँ पे मेरे ख्याल से महीने के 2 शिविर लगते हैं आवर्तनशील। हाँ, आवर्तनशील खेती के महीने में 2, और इस बीच में यदि कोई प्रायोजित शिविर है तो उसको भी लगा देते हैं, जिसमें हमें नहीं किसी को बुलाना है, वो अपने मन से कुछ लोग आना चाहते हैं, शिविर लेना चाहते हैं, हम उनको करवा देते हैं। तो और स्वयं से तो हमारे फिक्स हैं। हाँ। और इस आवर्तनशील खेती को सीख के लोगों में सहज जिज्ञासा होती है कि इसका आधार क्या है। जी, अब वो काम जो 1995 में बाबा जी ने यहाँ शुरू किया था, वो सहज रूप से अब धीरे धीरे अपने आप से होने लगा। आसपास के यहाँ 30-35 गांव में कहीं पर भी चले जाइए, आवर्तनशील खेती के 2-1 मॉडल आपको मिलेंगे सहज रूप से। आसपास के 30 गांव में, पूरे जिले में 50 के आसपास, महोबा जिला, हमीरपुर जिला और मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, यहाँ सब जगह मॉडल हो गए। पूरे देश की स्थिति में देखें तो हमारे पास महाराष्ट्र में 2 मॉडल हैं, छत्तीसगढ़ में मॉडल है,
अमेरिका में एक मॉडल है, अच्छा होनोलुलु में, अच्छा, और बेल्जियम का तो है ही अपना जोहान, हाँ ठीक बात है ना। जर्मनी में 2 हैं। हाँ ये जो इसका स्वाट मूल्यांकन किया, हाँ, वो जर्मनी का एक स्कॉलर आया था। हाँ। आपने CIZ का नाम सुना हो, हाँ पर्यावरण के ऊपर काम करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्थान है। हाँ, उसका एक आदमी आया, वो एकदम बाग हो गया, और उसने पूरा स्वाट वो किया, और उसको मैंने छपवा भी दिया। हाँ। भारत का भविष्य आवर्तनशील खेती, वो चलने लगा वो। तो हमने एक क्रम क्या बनाया हुआ है कि आवर्तनशील खेती का जो शिविर करने वाले लोग हैं, और वो तुरंत प्रामाणिक होने के लिए अपना तैयारी कर देते हैं, और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ किए रहता है, कुछ उसका ध्यान नहीं जाता है, तो यहाँ आने पर ध्यान चला जाता है। तो वो कोई साल भर में, कोई 2 साल में पूरा कर लेता है, और फिर भी हमसे अगर लिंक बनाए रहता है वो, तो हम उसको जीवन विद्या शिविर में ले आते हैं। इस बार आपने देखा होगा सारे आवर्तनशील खेती करने वाले जम्मू कश्मीर से और जाने कहाँ कहाँ से लोग हैं, हमें तो ध्यान भी नहीं रहता है। तो चल रहे हैं भैया। तो अब देखिए इसी तरह के सहयोग आते हैं। नहीं ठीक है, तो टीम पूरी बन गई है, ये सब बाबा जी की कृपा है। अच्छा, उसमें क्या होता है, मैं जो अपने व्यक्तिगत अनुभव से पहुंचा हूँ, वो ये है कि जब जांच करने वाले क्लोज लोग ये जांच लेते हैं कि इनकी कोई यश कामना नहीं है, तभी वो पवित्र मन से जुड़ पाते हैं। अदरवाइज वो भी बिल्कुल साथ में जुड़े रहेंगे, अपनी धारा बहाते रहेंगे, तो वो खिचड़ी बनती रहती है। ठीक है। तो जो आपने देखा होगा कि पहले की तुलना में 20-25 लोग जुड़ गए, तो 20-25 लोग तो ऐसे हैं कि वो शंका ही नहीं करेंगे कि हमारा भी कोई उसमें हित लाभ हो। जान गए इस 10-15 साल में कि इनको कुछ पैसे ऐसे ही तो जोड़ते, बढ़िया टीम खड़ी हो गई जी। तो वो जब एक दूसरे की जांच कर लेते हैं तभी लोग जुड़ते हैं, वो इसके पहले नहीं होते हैं। और उसमें समय लगता है, समय लगता है उसमें। हाँ, समय लगता है। चलिए, आखिर में बस एक मुख्य बात जो एज अ क्लोजर वो यही होती है कि इस दर्शन से को लेकर या बाबा की पूरी यात्रा को लेकर क्या मुख्य संदेश आपको लगता है? एक चीज और याद आ गई। हाँ। एक बार बाबा से ने मुझसे पूछा, और पाठक जी भी बैठे थे उस समय, नए वाले घर की बात है। बाबा ने कहीं पहुंच पाई है, कुछ हो पाया? तो मैंने कहा बाबा मुझे ऐसा लगता है कि यह उस स्थिति में पहुंच गई है कि अब यह अपने आप से चलती रहेगी, ये बंद नहीं होगी। वो पहुंच गई है, अब ये बंद नहीं होना है। जैसे कम से कम मेरे जैसे आदमी को तो जीवन में इसके अलावा कुछ अब काम ही नहीं रह गया है, तो जब काम नहीं रह गया है तो कहीं तक पहुंच ही जाएगी। ऐसे तो सैकड़ों लोग होंगे ऐसे, और हमारी तरह के। हम तो सबसे मिनिमम समझ वाले आदमी हैं। आप जैसे लोग हैं, आर्या जी हैं, बागड़िया जी हैं, पाठक जी हैं, साधन जी हैं, ये सब लोग तो अब जीवन में दूसरा काम कर नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से। तो अगर इन लोगों तो ऐसे ही अभी जिनके हम नाम नहीं जानते हैं, बहुत बड़ा मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में ग्रुप तैयार है, गुजरात में ग्रुप तैयार है, तो हम पूरा विश्वास करते हैं कि ये निश्चित रूप से बाबा भी स्वयं कहते थे कि समय को कैलकुलेट मत करो, होगा बस। तो ये तो ठीक है, ये तो चलेगा, इसका तो अपना एक वो तो धारा प्रवाह एक बन गई। यही बाबा बनाना चाहते थे। एक ही दुख रह गया, बाबा के सामने किसी ने घोषणा नहीं की, जबकि ईश्वरवाद की सबसे बड़ी कमी के रूप में यह बताया जाता था कि हम झूठ को तो खूब चिल्लाएंगे मंचों में, अथवा अधूरे सत्यों के लिए मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं बकरी जानता हूं, मैं गाय जानता हूं, अधूरे सत्यों को बताने के लिए। इसका साहस कोई कर नहीं पाया। उस कुंठा में मैं भी हूं। इस दमदारी से अगर बाबा के सामने कह दिया गया होता तो बाबा एकदम ये होता कि बाबा देख लिए कि परिवर्तन हो गए। एक व्यक्ति को प्रामाणिक होने के लिए उनकी प्रतीक्षा रही। तो इसके पहले प्रमाण की घोषणा कोई दूसरे करते थे। सह अस्तित्ववाद में तो प्रमाण की घोषणा स्वयं करेगा।
वो उस गरिमा को हम लोगों का साहस नहीं हो पाया, ये भर रह गया, बाकी तो ये चलेगा ही। मैं समझता हूँ कि और सुपर फाइन होगा, और इसमें बाबा से ज्यादा दूरदर्शी तो कोई हो नहीं सकता। सही बात है। तो उन्होंने दूरदर्शिता पूर्ण तरीके से पुस्तकें लिख दी। भाष्य तुम अपने मन में, अब हम लोग अपने मन का कर सकते हैं, लेकिन उसमें वस्तु में तो परिवर्तन हो नहीं पाना है। तो वो मेरे ख्याल से हिलेगा डुलेगा, लेकिन चलेगा चलेगा ये। ठीक बात। बढ़िया। आखिर में कोई और बात आपका कहने का मन है? मेरा यही कहने का मन है कि अभी भी सब लोग प्राण प्रण से ही लगे हैं भैया। जितनी जिसकी समझ हो रही है, अपना सब इसमें तन मन धन अर्पित किए हैं, इसमें कोई संदेह और दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपस में जो कुछ, और ये मैं बार बार बाबा के सामने भी कई बार ये बात हुई है, क्योंकि हम लोग बाबा के प्रभाव से प्रभावित होकर जो चल रहे थे, उनके न रहने पर अब अपने स्वभाव से लोग हो गए हैं। हाँ। तो किसी के मन में ये लगता है भी ये कोई महत्वपूर्ण चीज छूटी जा रही थी, तब मैं 100% दूंगा। किसी के मन में लगता है कि ये वाली छूटी जा रही है, तब मैं 100% दूंगा, लेकिन वो आ जाएंगे अंत में। और जैसे ही ये हमारी पीढ़ी में थोड़ा सा धक्के लग रहे हैं, इस पीढ़ी के बाद ये बहुत स्मूथ होके चलने लगेगी। इस पीढ़ी के बाद ये स्मूथ हो जाएगा मेरे ख्याल से। और पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें फाइननेस आता जाएगा अभिव्यक्ति में भी। और जैसे ही सही उम्र के लड़के को ये बात आ गई, तो दिखाई देने लगेगी मेरे ख्याल से। तो वैसे भी परंपरा में तभी आना है जब संविधान में आ जाएगा, व्यवस्था में आ जाएगा, सामाजिक पारिवारिक वातावरण में आ जाएगा, और शिक्षा में आ जाएगा। ग्राम स्वराज्य के लिए, व्यवस्था का अर्थ है मेरा ग्राम स्वराज्य के लिए भी जिन जिन कारणों से ग्राम स्वराज्य नहीं हो पा रहे हैं, इसका अध्ययन किया जाए। बिल्कुल। वो कौन सी नीतियां हैं, कौन सा, देखिए तो हमारा 73वां 74वां संविधान तो पूरे ग्राम स्वराज्य के अनुकूल हो गया है। उसके लिए कैसे हमें लॉबिंग करनी है, ये सब करना पड़ेगा मेरे कहने का मतलब। सही बात। और हम अब छोटे मोटे लोग नहीं हैं, और हम एक दूसरे को छोटा मोटा बना देते हैं। सही बात। बजाय इसके कि हम उसके साथ खड़े हों, हम उसी को कैसे कर लेंगे। तो कुछ लोगों के मन में यदि ये आ जाता है कि ये एक जीवन विद्या परिवार बन जाएगा, और जीवन विद्या की एक जैसे अन्य संप्रदाय बन गए, ऐसे संप्रदाय, ये नहीं बनने वाला है, और न ये आशय है इसका। तो हमें चल रही चाहे संवैधानिक व्यवस्था है, नीतिगत व्यवस्था है, और योजना माने ब्यूरोक्रेसी है, सब जगह हमें लगना पड़ेगा। और सब जगह लग के, अब सब लगना पड़ेगा हमें का मतलब हमारी एक आपस में सब लोग बैठने वाले हों, आर पार जिसको दिखाई देता हो, जो जहां से काम करने में अपने आप को सहज महसूस करता हो, उसको बढ़ावा देना। बिल्कुल सही बात। जैसे मनीष सिसोदिया जी के काम को सोम भाई ने हल्का कर दिया हापुड़ में, वो इसी तरह हम सहयोग किया अपनी। और एक चीज की और है, नीतिगत स्तर पर अध्ययन करने वालों का भी एक ग्रुप हो जाए, और हमें ग्राम स्वराज और शिक्षा दो जगह हमें प्रिसाइज हो जाना है। इनमें कौन कौन सी नीतियां बाधा पहुंचा रही हैं, और संविधान के कौन कौन से धाराएं बाधा पहुंचा रही हैं, उसको अध्ययन करके उसका क्या समाधान हो सकता है, उस पर काम करना चाहिए। ठीक बात। और उसका काम ऐसे शुरू हो सकता है कि जेएनयू में चुपचाप पीएचडी करवाइए। विषय वस्तु प्रवेश करवाने में बड़ा कठिन काम नहीं होता है। तमाम जैसे अब इनकी आत्मीय यूनिवर्सिटी है, इसी में पीएचडी करवाइए बच्चों को। सत्य जी जब आईआईटी में थे 4-5 पीएचडी हो गई, तब 4-5 पीएचडी हो गई, तो अब क्यों नहीं हो सकती हैं? तब तो अकेले थे बेचारे वो। अब तो हमारी बहुत बड़ी संख्या हो गई। तो इस तरह से अलग अलग विधाओं में अलग अलग तरह से लग के संविधान, व्यवस्था, शिक्षा, ग्राम स्वराज, इन चारों विधाओं में जागृति पूर्वक लगातार एक एक कदम। मैं आवर्तनशील खेती को ग्राम स्वराज्य के लिए ही करता हूँ।
खेती तो उसका बाई प्रोडक्ट है। और उसमें किताब भी जो लिखी है आवर्तनशील खेती की पुस्तक में भी स्पष्ट लिखा है कि यह तब तक संभव नहीं है जब तक ग्राम स्वराज्य नहीं होगा। परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य में ही आवर्तनशील खेती संभव है। हाँ, दोनों एक दूसरे के कारक भी हैं, कारक भी हैं, पूरक भी हैं, और उपलब्धि के रूप में भी एक की उपलब्धि दूसरे की उपलब्धि। जी। तो हम अभी यही परिकल्पना करके जिन जिन गांव में हमारे आवर्तनशील खेती के मॉडल बन रहे हैं, उन लोगों को जीवन विद्या से जोड़ के ये सारी चीजें जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ उनसे करते हैं और ऐसे सोचते हैं हम। बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। हाँ। आपने बहुत अच्छे से खुल के बातों को रखा है ना। धन्यवाद। और वो पूरी बातें तो आ ही नहीं सकती। हाँ, वो तो हमारी बातचीत चलती रहेगी। जी, ऑन रिकॉर्ड थोड़ी अभी आ गई, कभी और आएगी। फिर आ जाएगी। वो तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छा रहा। हाँ, और ये जो मैं आपके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप जो बाबा जी को समझ में आने योग्य बनाना, ठीक वैसा ही प्रयास मानता हूं जैसे भागीरथ ने गंगा को सिंचाई के योग्य बना दिया। तो आप लोग जो उनके प्रति हमें हरदम कृतज्ञता आभार बनाए रखना है, जो बाबा हम जैसे लोगों तक पहुंचाया। तो ये जो श्रृंखला आप बना रहे हैं, यह एक बड़ी पूंजी हो जाएगी इस जीवन विद्या के लोगों के लिए कि बाबा एक तो ये हो जाएगा कि बाबा ने प्रयास कितने किए। सही बात। इसके लिए एक बड़ा वो हो जाएगा। बाबा कोई अवतार नहीं थे, इसका एक प्रमाण बना रहेगा। बाबा को लोग धीरे धीरे कैसे कैसे समझ पाए हैं, इसका एक वो आधार बन जाएगा। तो एक बड़ी पूंजी हो जाएगी और किन किन लोगों ने प्रयास किया उसके प्रति कृतज्ञता का आधार तो बनेगी। और आपने मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं बिल्कुल एक मुझे वही उदाहरण आता है, हालांकि वो गंदा उदाहरण है, कि नाली के कीड़े को जैसे उठा के बड़े उसमें तालाब में डाला जाए तो पहले नाली में भागने के लिए छटपटाता है। ऐसे हम कई बार छटपटा के फिर नाली में आ गए। बाबा फिर चुपचाप उठा के ले जाते थे, फिर नहलाते थे, धुलाते थे। इस तरह से हुआ है। और ऐसे ही हमारे अंदर क्षमता आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। अभी हमारे अंदर नहीं है। हम अभी लोगों की प्रतिभाओं को पहचान कर उनको जिसके लिए वो बनी है उसमें लगा पाए, ये प्रतिभा आ जाए तो बन जाएगा। खैर वो काम इधर शुरू हो गया लगता है, दिखते हैं आगे पूरा होगा। मेरे को तो इधर आके बहुत खुशहाली मिलती है। जी, आप लगातार पिछले 2010 से लगातार यहाँ आ रहे हैं और उसी प्रेम स्नेह के साथ में यह हमारे लिए बड़ी पूंजी है आपके प्रति। ये कि आपके भाव में मैं निरंतर कोई उतार चढ़ाव नहीं मैंने देखा। जैसा 2010 में जिस आत्मीयता के साथ जुड़े थे उसी आत्मीयता के साथ अभी भी हैं। तो इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं।